हाँ जी क्लास, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. प्लीज बी सीटेड. हाँ जी, तो कैसे हैं सब लोग? ठीक ठाक. करें ऑर्डर का लेक्चर 3 स्टार्ट. किसी को लेक्चर 1 मिला? किसी ने मेरा लेक्चर 1 का 2 मिनट का वीडियो देखा? ढूंढ लिया? चले चले, बस बस बस, ज़्यादा डिस्कशन नहीं. मल्टीपल जगह पे है. जगह क्या हिंदी इंग्लिश है, समझ नहीं आती. हाँ जी, मैंने लेक्चर 2 कल जो स्कोप पढ़ाया था उसके भी 2 मिनट का डाल दिया शॉर्ट. अब ढूंढ लो तो जाने, है ना मेरा सवाल. चलो आओ, अब आज की क्लास को शुरू करेंगे. नहीं, वो शॉर्ट्स यार तभी देखना जब तुम्हें रिवाइज करना है. मेरी सजेशन होती है कि एक बार रोज घर पे जब पढ़ लो, पढ़ने बैठो कि चलो अभी ऑडिट पढ़ना है, तो हमें एक बार वो 2 मिनट सुन लेना चाहिए कि अच्छा ये हुआ था, फिर फटाफट उसको लर्न कर लेना है. अच्छा, मैं एक छोटी सी बात और बोलूँगा आज की क्लास में. ऑडिट शुरू करने से पहले मैंने लॉ भी पढ़ाया है. मुझे अब बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं लॉ में. मैं मैसेज बता देता हूँ. सर देखो अश्मीत सर, सितंबर अटेम्प्ट है, आपने फरवरी में लॉ ख़त्म कर दिया, 6 महीने का टाइम है, लॉ को कैसे लेके कवर करें, लॉ को कैसे पढ़ें. जेन्युइन डाउट है बिल्कुल कि सर सितंबर अटेम्प्ट है, फरवरी अभी चल रहा है, लॉ खत्म हो चुका है, थ्योरी पेपर है. अश्मीत सर अभी सिर्फ रीडिंग मारते रहें और लास्ट में जुलाई अगस्त में लर्निंग शुरू करें? बताइए, ठीक है ये अप्रोच? दिस इज सेफ अप्रोच. अभी रीडिंग मार लो, जुलाई अगस्त में लर्न कर लेना. बट मेरे पास एक ऐसी अप्रोच है जिससे रीजनेबल अश्योरेंस मिलेगा कि तुम लॉ में अच्छे नंबर ले लोगे. व्हाट इज तो रीजनेबल पे चलें. रीजनेबल अश्योरेंस क्या कहती है बताओ? अभी मार्च तक अपना लॉ लर्न कर लो. पूरा मार्च एंड तक लॉ लर्न कर लो. तुमने वॉल्यूम 1 लर्न कर लिया है, तुमने अदर लॉ लर्न कर लिया, तुम्हें लर्न सिर्फ क्या करना है? सिर्फ कंपनी के बचे हुए वॉल्यूम 2 के चैप्टर्स, अगर मैं गलत नहीं हूं तो. तुम्हारे पास अभी पूरा 1.5 महीना पड़ा है, 1.25 महीना तो पड़ा है. 20-10 दिन मार्च के पड़े हैं और 20-30 दिन अभी मार्च के पड़े हैं. 31 मार्च सारा डेडलॉक दे दो कि मेरे को 31 मार्च तक लॉ खत्म करना है. उसके बाद क्या होगा बेटा बताओ? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 5 महीने. अगर आपने अभी तक लर्न कर लिया तो बस एक रूल रखना अपने साथ ऑनेस्ट रहना कि अप्रैल में मैं एक बार लॉ रिवाइज करूंगा, चाहे 1 दिन में करूं, चाहे 2 दिन में करूं, चाहे 3 दिन में. रिवीजन करूंगा और एक पेपर सॉल्व करूंगा राइटिंग में 3 घंटे बैठ के. मई में भी एक पेपर सॉल्व करूंगा, जून में भी एक पेपर सॉल्व करूंगा, जुलाई में भी एक पेपर सॉल्व करूंगा. पेपर मींस आईसीआई के जो पेपर है, एमटीपी, आरटीपी, कोई एमटीपी या एग्जाम पेपर, वो मैं बता दूंगा क्या सॉल्व करना है. अगर आपने 5 पेपर सॉल्व कर लिए, हर महीने में एक पेपर, तो आप मुझे बताओ सितंबर तक आपका लॉ कैसा होगा? कहना है कि वो रीजनेबल अश्योरेंस कि तुम लॉ में 60 आराम से ले लोगे. अगर सिर्फ पास होना है लॉ में तो लॉ को अभी छोड़ दो, लेकिन अगर लॉ में अच्छे नंबर चाहिए तो मेरा सजेशन है, दिस इज फॉर अकाउंट्स ऑल्सो, दिस इज फॉर टैक्स ऑल्सो. किसी भी तरह आप सोचो ना, आप सारे बच्चे जिनका सितंबर अटेम्प्ट है कि हमारा मई अटेम्प्ट है, व्हाई आर यू थिंकिंग अबाउट सितंबर? यू शुड थिंक यू स्टडीड लॉ फ्रॉम नवंबर. क्या तुम्हारे साथ बच्चों ने बैठ के ग्रुप जिनका मई अटेम्प्ट है उन्होंने भी तो पढ़ा है ना, वो भी तो मई में पेपर देने जा रहे हैं. तो तुम्हें भी क्या सोचना चाहिए? तुम्हारा अटेम्प्ट कब है? मई में. तुम मार्च तक अपना खत्म करो ग्रुप 1. अकाउंट्स तुम लोगों का स्ट्रांग है. टैक्स में जितना पोर्शन सर ने करा दिया, चाहे डीटी करा दिए, एग्जाम्पल मुझे नहीं याद, टीटी कराया सर ने या जीएसटी कराया? जीएसटी करो, तो जीएसटी को पक्का कर लो. मार्च तक मेरे को ये पता है अकाउंट्स और लॉ तो तुम्हारा मार्च एंड तक आराम से हो जाएगा. और उसके बाद 6 महीने सिर्फ प्रैक्टिस, 5 महीने सिर्फ प्रैक्टिस. फेल होके दिखा देना मुझे, चैलेंज है. तुम में से कोई फेल हो ही नहीं सकता. तुमने पढ़ना कैसे है? अभी ढीलम चलना है, एंड में आके 1-2 महीने पहले पढ़ने बैठना है, फिर कहना सर मैंने तो पढ़ा था, रह गया मेरा एग्जाम, नंबर नहीं है, व्हाट आई एक्सपेक्टेड आई कुड नॉट गेट दोस नंबर्स. नहीं, ये गलती मत करना. मेरा सवाल, अभी ये जो बच्चों ने पेपर दिए, कौन सा अटेम्प्ट था? जनवरी. आप मानोगे, मैंने शायद क्लास में बताया था, फाउंडेशन टॉपर था दिव्यांशु. मैंने उसको एंड में आके बोला, मैंने कहा दिव्यांशु 4 महीने पढ़े हैं,
आराम से बैठ के अपना 4 बार सिलेबस रिवाइज करो और 4 हर 6 सब्जेक्ट से हर सब्जेक्ट का पेपर लिख के देख। कहता सर 4 बार 4 महीने में सिलेबस रिवाइज करना है। मैंने कहा बिल्कुल करना है, और साथ में पेपर्स को लिख के देख। कहता सर इसका मतलब 6 पेपर लिखने हैं 1 महीने में। मैंने कहा हाँ, तो 1 दिन में 1 पेपर लिखेगा तो 6 दिन में 6 पेपर हो गए, टेंशन क्या ले रहा है। आप बताना 4 महीने में, मैंने उसको बोला था 4 सेट लिखने हैं, 4 सेट समझ गए ना, 1 महीने में 6 पेपर, फिर अगले महीने फिर से 6 पेपर। वो डर गया, कहता नहीं सर हो नहीं पाएगा। वो डर गया, हो नहीं पाएगा। पेपर दे के आया, मुझे फ़ोन करता है कि मैंने कहा दिव्यांशु कैन आई एक्सपेक्ट अ रैंक। कहता नहीं सर नहीं आएगी। मैं कहा क्यों। कहता सर पेपर इतने अच्छे नहीं गए। फाउंडेशन में हमारा टॉपर है, इंटर में कहता है पेपर इतने अच्छे नहीं गए। और वो बच्चा जिसने टाइम पे तैयारी, जिसने टाइम पे प्रिपरेशन कर ली थी, रेगुलर पढ़ रहा था। तो ये स्ट्रैटेजी आप देखो, प्रिपरेशन प्लस रिवीजन मैंडेटरी है। अगर आपने क्लास ले ली, घर पे तैयार कर लिया, आपने मल्टीपल रिवीजन जब तक नहीं करी, जब तक पेपर राइटिंग नहीं करी, तब तक मज़ा नहीं आएगा। चलिए, तो ये हो गई बात, लॉ को लेके थोड़ी सी डिस्कशन ज़रूरी थी। अब आइए आज की क्लास में। कोई बच्चा बताएगा कल स्कोप हो गया था? स्कोप ही हुआ था, कुछ और भी हुआ था कल? सिर्फ स्कोप ही हुआ था? इतना कम पढ़ाया था कल मैंने? चलो जल्दी से बताना, स्कोप का मतलब मेरी रेंज, मुझे क्या क्या करना है, कौन सा एग्जाम्पल, मुझे क्या क्या करना है, सब कुछ कवर करना है। सिनेमा हॉल का एग्जाम्पल याद है? सिर्फ पॉपकॉर्न चेक करने हैं, या टिकट चेक करनी है, या स्टाफ चेक करना है, या साउंड सिस्टम चेक करना है, सब कुछ करना है, सब कुछ करना है। ऑडिट यूजर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ाता है या कम करता है? अच्छा, ऑडिटर यूजर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। यूजर्स में कौन आते हैं? शेयर होल्डर, एम्प्लॉय, कस्टमर, ये लोग। बेटा बताना, ऑडिटर बताता है क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ है। सर व्हाट इज एप्लीकेबल एफआरएफ? फ्रेमवर्क। इसका एफआरएफ का मतलब है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। सर ये वो फ्रेमवर्क है जिसके बेसिस पे कंपनी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती है। हर कंपनी का फ्रेमवर्क अलग अलग होगा, वो डिपेंड करेगा उसके नेचर पे और उसके साइज पे। हर एंटिटी का फ्रेमवर्क उसके नेचर और उसके साइज पे डिपेंड करेगा, और उस पर कौन से लॉज एप्लीकेबल है। एग्जाम्पल देना, मेरा डाउट, बैंकिंग कंपनी और इलेक्ट्रिसिटी कंपनी का नेचर सेम है या अलग अलग है? नेचर की बात कर रहा हूं, बैंकिंग कंपनी और इलेक्ट्रिसिटी कंपनी का नेचर सेम है या अलग अलग है? तो दोनों का फ्रेमवर्क भी अलग अलग है। बैंकिंग कंपनी बैंकिंग लॉज के हिसाब से अकाउंट्स बनाती है, और इलेक्ट्रिसिटी कंपनी इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के हिसाब से अपने अकाउंट्स बनाती है। क्लियर? अब बताना, साइज का एग्जाम्पल देना, ओपीसी और कॉमन फास्ट लिस्टेड कंपनी, बताना ये दोनों का साइज सेम है या अलग अलग है? साइज कितना बड़ा है लिस्टेड कंपनी का, ओपीसी का साइज कितना छोटा है, इनका फ्रेमवर्क भी अलग है। दोनों शेड्यूल 3 तो दोनों फॉलो कर रही है क्योंकि दोनों कंपनीज है। बट बताना ओपीसी क्या फॉलो करती होगी, एएस या इंड एएस? एएस। और लिस्टेड कंपनीज क्या फॉलो करती हैं? इंड एएस। तो दोनों के फ्रेमवर्क में फर्क आ गया। आप कौन सा शेड्यूल, आप अकाउंट्स बनाने के लिए शेड्यूल 3 फॉलो कर रहे हो, एएस फॉलो कर रहे हो, इंड एएस फॉलो कर रहे हो, या स्पेशल लॉ फॉलो कर रहे हो? यही है आपका फ्रेमवर्क। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ फ्रेमवर्क। क्लियर है? मैंने बोला कंपनीज तो शेड्यूल 3 ही फॉलो करती हैं। स्कोप में क्या आएगा? आपको ऑडिट इस तरह से करना है कि सारा कुछ कवर हो जाए, सारी एस्पेक्ट्स कवर हो जाए। एसेट भी चेक करने, लायबिलिटी भी, इनकम भी, एक्सपेंस भी, सब कुछ चेक करने। नेक्स्ट सवाल, हमें देखना है जो रिकॉर्ड्स हैं, अकाउंटिंग रिकॉर्ड, सेल रिकॉर्ड, परचेज रिकॉर्ड, कैश बुक, क्या ये सब कुछ रिलायबल है? रिलायबल है, सफिशिएंट है? ये कैसे चेक होगा रिकॉर्ड्स रिलायबल है? सेल्स का रिकॉर्ड रिलायबल तभी माना जाएगा जब उसका अकाउंटिंग सिस्टम और इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बैड होगा या गुड होगा? गुड होगा। दोनों सिस्टम में फर्क याद करके बताएगा। व्हाट वाज अकाउंटिंग सिस्टम? अकाउंट्स बनाने का तरीका मैंने कल ड्रॉ किया था। बताना अकाउंट्स कैसे बन रहे। रेगुलर सिनेमा हॉल का एग्जांपल लिया था, सिनेमा वाले बोले हम रोज अकाउंट्स बनाते हैं। मैंने कहा वेरी गुड। कहते उसके बाद मेन अकाउंट्स में इसकी पोस्टिंग करते हैं, बैलेंस शीट पीएनएल रेगुलर बेसिस पे बना रही है। मैंने कहा वेरी गुड। कहते शेड्यूल 3 फॉलो कर रहे हैं, एस फॉलो कर रहे हैं। ये उनका पूरा अकाउंट्स बनाने का जो प्रोसीजर है, इसको बोलते हैं अकाउंटिंग सिस्टम। देन व्हाट इज इंटरनल कंट्रोल सिस्टम? ये बड़ा वर्ड है। ऑर्गेनाइजेशन का पूरा सिस्टम। सिनेमा में एंट्री के लिए भी लड़के गेट पे खड़े हैं, एग्जिट के लिए भी गेट पे लड़के खड़े हैं। दिस इज फर्स्ट एग्जांपल ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। रेगुलर बेसिस पे क्लीनिंग हो रही है, टिकट्स चेक हो रही हैं कस्टमर्स की, ताकि कोई गलत बंदा तो नहीं घुस गया। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बनाया जाता है ताकि काम स्मूथली हो, फ्रॉड एरर कम हो। मेरे दोस्तों, जिस कंपनी के ये दोनों सिस्टम्स अच्छे होंगे, उनके यहाँ पे रिकॉर्ड्स रिलायबल माने जाएंगे या रिकॉर्ड्स कम रिलायबल माने जाएंगे? रिलायबल माने जाएंगे। लेकिन सिर्फ सिस्टम देख के मान लेंगे रिकॉर्ड्स रिलायबल है, या हमें टेस्टिंग करनी पड़ेगी? अगर सेल्स का सिस्टम बहुत अच्छा है तो सेल्स रिलायबल, सेल्स की टेस्टिंग ना करूं, या सेल्स की टेस्टिंग तो मुझे करनी पड़ेगी?
टेस्टिंग तो मुझे करनी पड़ेगी। टेस्टिंग के लिए जो प्रोसीजर लगाते हैं उन प्रोसीजर को क्या बोलते हैं? ऑडिट प्रोसीजर। अब मुझे डिस्क्लोजर वेरीफाई करना है। डिस्क्लोजर, सब बच्चे बताओ, अकाउंट सब पढ़ के आए हो, क्या कंटिंजेंट लायबिलिटी को डिस्क्लोज करना ऑप्शनल है या मैंडेटरी है? कहाँ डिस्क्लोज करते हैं? नोट्स अकाउंट्स में। कौन सा एएस बोलता है? 29। तो डिस्क्लोजर चेक करो, क्या सब कुछ डिस्क्लोज करा है स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग, यानी शेड्यूल 3 और एएस जैसे बोलते हैं कि आपने वैसे डिस्क्लोज किया। नेक्स्ट सवाल, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में सारे ट्रांजैक्शंस और सारे इवेंट्स रिकॉर्डेड है? कोई ट्रांजैक्शन छूट तो नहीं गया? मैनेजमेंट बहुत सारी जजमेंट लेती है, जैसे कि मैनेजमेंट जजमेंट लेती है कि डेप्रिसिएशन के लिए एसएलएम मेथड यूज करूं या डब्ल्यूडीवी, मैं वैल्यूएशन कैसे करूं, एनआरवी पे करूं या कॉस्ट पे करूं, स्टॉक इशू करने के लिए फीफो यूज करूं या लीफो यूज करूं। ये मैनेजमेंट की जजमेंट है बेटा। ऑडिटर को तो ये देखना है कि मैनेजमेंट ने जो भी जजमेंट ली क्या वो अप्रोप्रिएट है। सपोज मैनेजमेंट कहती है हम एसएलएम फॉलो करेंगे, क्या एसएलएम मेथड अप्रोप्रिएट है और क्या वो मेथड कंसिस्टेंट है। कल की क्लास में क्वेश्चन किया था जिन्होंने अपना डेप्रिसिएशन का मेथड चेंज कर दिया था, हमसे पूछा था क्या ये हमारे स्कोप का पार्ट है? बिल्कुल पार्ट है यार स्कोप का। मेथड का अप्रोप्रिएटनेस भी चेक करनी है अकाउंटिंग पॉलिसी की और कंसिस्टेंसी भी चेक करनी। नेक्स्ट सवाल, अब ये याद है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन से बेसिस पे बनती है? हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। सर व्हाट इज हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन? वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो बेस्ड है पास्ट इवेंट्स और पास्ट कंडीशंस पे। पिछले साल का प्रॉफिट, ये साल तो अभी खत्म ही नहीं हुआ, इस साल का प्रॉफिट तो अभी बोला ही नहीं जा सकता। पिछले साल की कंडीशन, पिछले साल की कंडीशन एग्जांपल, पिछले साल की कंटिंजेंट लायबिलिटी, परचेज सेल्स रिकॉर्डेड। ओके, सिंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल, तो ऑडिट भी हमेशा किसका होता है दोस्तों बताना? हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अच्छा कोई मुझे बताएगा इसका ऑपोजिट वर्ड था एक, मैंने कल बोला था हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का ऑपोजिट वर्ड प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। व्हाट इज प्रोस्पेक्टिव? which is based on past events and conditions या future events and conditions? फ्यूचर इवेंट्स एंड कंडीशन। एग्जाम्पल 25-26 अभी 27-28 की सेल्स अगर मैं बोलूं, कंपनी को अंदाजा है 27-28 में 100 करोड़ की सेल हो जाएगी, ये कंफर्म्ड है या अंदाजा है? ये कैसे डेटा माना जाएगा? पास्ट इवेंट है या पास्ट का ट्रांजेक्शन है या फ्यूचर ट्रांजेक्शन है? फ्यूचर। इसको क्या बोलेंगे दोस्तों बताना? प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। स्कोप में क्या नहीं आएगा? याद है हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जो हमारी कॉम्पिटेंस के बाहर है। एग्जाम्पल, हम थोड़ी ना बता सकते कि मशीनरी डीजल ठीक से पी रही है या नहीं पी रही, कम पी रही है या ज्यादा पी रही है। हाउ कैन वी टेल दी फंक्शनिंग ऑफ अ मशीनरी? हम कैसे बता सकते हैं कि बिल्डिंग में क्रैक्स आ रहे हैं, बिल्डिंग कितने दिन खड़ी रहेगी? हमें क्या पता भैया, हम कोई इंजीनियर थोड़े ना। हमें क्या पता कि डॉक्यूमेंट जेन्युइन है या डॉक्यूमेंट फेक है? हम कोई एक्सपर्ट थोड़े ना, हमको डॉक्यूमेंट राइटर थोड़े ना। हमारे को नहीं पता इन चीज़ों के बारे में, हम ये काम नहीं कर सकते। मैंने एग्जांपल दिया था, कंपनी कहती है ये ऑडिटर यार देखना जरा क्रैक्स आ रहे हैं बिल्डिंग में। ऑडिटर कहता है अरे तो मैं क्या करूँ, ये मेरे डोमेन का पार्ट थोड़ी ना, ये मेरी कॉम्पिटेंस का पार्ट थोड़ी ना। नेक्स्ट सवाल, ऑडिट इन्वेस्ट। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गया। ऑडिट इन्वेस्टिगेशन नहीं है, ऑडिटर के पास सर्च का पावर नहीं है। ऑडिटर लोगों को एग्जामिन नहीं कर सकता, उस पे शपथ लो जो बोल रहे सच बोलोगे। इन्वेस्टिगेशन में तो बहुत डिटेल में चेकिंग होती है किसी स्पेशल पर्पस के लिए, एग्जांपल फ्रॉड ढूंढने के लिए। ऑडिटर का काम रीजनेबल एश्योरेंस देना है, यहां लिखा नहीं था, मैंने बोला था इन्वेस्टिगेटर का काम रीजनेबल एश्योरेंस देना होगा या एब्सोल्यूट एश्योरेंस देना होगा? एब्सोल्यूट एश्योरेंस देना होगा। कौन सा वर्ड बड़ा है, कौन किसका स्कोप ज्यादा जनरल है? ऑडिट का। वो सब कुछ चेक करेगा, सेल भी, परचेज भी, रेंट भी, इलेक्ट्रिसिटी भी। लेकिन इन्वेस्टिगेटर एग्जांपल सिर्फ सेल्स का फ्रॉड ढूंढ रहा है, यानी वो स्पेसिफिक है। इसका जनरल है तो ये ब्रॉड चीजें कवर करेगा, उसका स्पेसिफिक है तो वो एक ही चीज के अंदर घुस जाएगा। यहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया था, कल क्वेश्चन भी हो गया था आज की क्लास में। हाँ जी, गरिमा कह रहे सर आपने क्वेश्चन सेंड नहीं किया। वाओ गरिमा, अब बोल रहे हो क्वेश्चन सेंड नहीं किया, मेरा मोबाइल नंबर है नहीं, मुझे याद करा देते। कितने चालाक हो तुम लोग। ये डाउट के लिए मैसेजेस आ जाएंगे। किसी ने इतना भी नहीं कहा कि सर यार मैं भूल जाता हूं बेटा, मेरे पास और भी बहुत काम है। हाँ मेरा सवाल, तो चलो मैं अभी क्वेश्चन बोलता हूं भेजने को। चलो अच्छा, ये क्या था दोस्तों बता। अच्छा लिमिटेशन तो अभी शुरू नहीं करी, किसी का कोई सवाल? हाँ जी करें शुरू आज की क्लास। अब चलते हैं आज का पहला टॉपिक, इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट। चलिए क्लास, आज हम बात करेंगे ऑडिट की कमियां क्या हैं, ऑडिट में लिमिटेशंस क्या हैं।
ध्यान से सुनना मेरी लिमिटेशंस। सबसे पहला मैंने वर्ड लिखा एब्सोल्यूट एश्योरेंस नॉट पॉसिबल। ऑडिटर कभी भी कौन सी एश्योरेंस नहीं दे सकता? वो कौन सी देता है, किसी को याद हो? रीजनेबल। दोनों में फर्क बताओगे, रीजनेबल और एब्सोल्यूट? अगर हम बोलते ऑलमोस्ट सही है तो ये रीजनेबल है, अगर हम बोले बिल्कुल सही है एब्सोल्यूट है। अच्छा मुझे ये बताओगे अमित, मेरा क्वेश्चन, तुम्हारे गले में दर्द है, तुम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर को तुमने बोला डॉक्टर साहब मेरे गले में दर्द है, उन्होंने चेकअप करके बोला लगता है इन्फेक्शन हो गया है। बताओ बेटा ये डॉक्टर ने कैसी एश्योरेंस दी है? लगता है इन्फेक्शन हो गया है। दिस इज रीजनेबल और एब्सोल्यूट? व्हाई कांट ही गिव एन एब्सोल्यूट एश्योरेंस? सोचो, क्या वो 100% श्योर तो वो नहीं हो सकता, क्योंकि सबकी थ्रोट अलग अलग है। अब उसको लग रहा है, जैसे सिम्टम्स इसने बताए, उसने इसका गला चेक किया, कह रहा लग रहा है बेटा आपको इन्फेक्शन है, लग रहा है। एग्जाम्पल 2, इनके स्तुति के सर में दर्द है, ये डॉक्टर के पास गई, उसने बोला बेटा चेक करना पड़ेगा, उसने चेक करके इन्हें ईसीजी मशीन में वो कौन सी मशीन होती है, वो तुम समझ गए वो वाली, उस मशीन में डाल दिया, ये बाहर निकली, डॉक्टर कह रहा है लगता है तुम्हें साइनस की प्रॉब्लम है। यार लगता है क्यों बोलते हैं डॉक्टर्स? 100% श्योर डॉक्टर्स भी नहीं होते, यानी वो भी कौन सी एश्योरेंस देते हैं बताओ? रीजनेबल। अच्छा अब एग्जाम्पल चेंज, देखते हैं, 2 एग्जाम्पल क्लियर होती है अमित। अब मेरा तीसरा एग्जाम्पल, सुरभि एक बंदा मर गया, डॉक्टर को बुलाया कि भाई को मर गया, डॉक्टर घर आया, डॉक्टर ने नब्ज चेक करी, बंदा नहीं था, डॉक्टर ऐसा बोलता है लगता है मर गया, या डॉक्टर बोलता है ही इज नो मोर? वो कैसी एश्योरेंस है ही इज नो मोर? दैट इज एब्सोल्यूट एश्योरेंस। सच बोलूं डॉक्टर सिर्फ डेथ में देते हैं एब्सोल्यूट एश्योरेंस, बाकी केसेस में हमेशा रीजनेबल। क्यों डेथ में वो ऐसा क्यों नहीं बोलते रीजनेबल? मेरे हिसाब से ये मर गया, भाई ये हिसाब से तो कोई वर्ड ही नहीं होता। ऑलमोस्ट ये मर गया, ये भी नहीं बोल सकते, वहां तो कंफर्म्ड है कि। अच्छा बर्थ सर्टिफिकेट क्या होता है जल्दी बताओ? बर्थ सर्टिफिकेट, बच्चा पैदा हुआ उसका सर्टिफिकेट आया, वो रीजनेबल एश्योरेंस है कि बच्चा पैदा हो गया, या एब्सोल्यूट एश्योरेंस है कि बच्चा पैदा हो गया? वो तो एब्सोल्यूट एश्योरेंस है। अभी बताओ क्या वर्ड्स में डिफरेंशिएट कर पा रहे हो? व्हाट इज रीजनेबल, व्हाट इज एब्सोल्यूट? मेरा डाउट, आपको 2 वर्ड्स क्लियर। रीजनेबल का मतलब मैक्स टू मैक्स एश्योरेंस, ऑलमोस्ट एश्योरेंस। अब ध्यान से सुनो, मैंने लिखा एब्सोल्यूट एश्योरेंस पॉसिबल ही नहीं है ऑडिट में। क्यों नहीं पॉसिबल? क्योंकि ऑडिट की कुछ बेटा फंडामेंटल लिमिटेशंस है। फंडामेंटल मतलब बहुत बेसिक लिमिटेशंस हैं ऑडिट की। इन लिमिटेशंस की वजह से कोई भी, जब किसी चीज में कमियां हो, जब किसी चीज में लिमिटेशंस होंगी, तो क्या ऑडिटर 100% एश्योर हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। ऑडिटर एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे सकता, क्योंकि ऑडिट की क्या है बेटा अपनी लिमिटेशंस। ड्यू टू इनबिल्ट फंडामेंटल लिमिटेशन, ऑडिटर कांट ऑब्टेन एब्सोल्यूट एश्योरेंस दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटीरियल मिसस्टेटमेंट्स ड्यू टू फ्रॉड एरर। ऑडिट में लिमिटेशन है जिसकी वजह से ऑडिटर 100% श्योर तो नहीं हो सकता कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गलतियां ना हो। वो ये तो बोल सकता है ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से गलती नहीं है, बट आई कांट बी 100% श्योर के गलतियां ना हो। क्यों नहीं बोल सकता बेटा? लिमिटेशन नंबर 1 कौन सी है देखना, नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। दूसरी, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। तीसरी, ऑडिट इज नॉट एन इन्वेस्टिगेशन। चौथी, टाइमलीनेस। पांचवी, फ्यूचर इवेंट। 5 इनहेरेंट लिमिटेशंस हैं जिसकी वजह से ऑडिटर कभी भी एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे सकता। कौन सी दे सकता है बेटा बताओ? रीजनेबल। सबसे पहली लिमिटेशन कौन सी आई? कमन फास्ट, नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का मतलब मैंने क्या बोला था याद कराओ? अकाउंटिंग। सर अकाउंटिंग की प्रॉब्लम है। पहली लिमिटेशन प्रॉब्लम ऑडिट में नहीं है, पहली लिमिटेशन प्रॉब्लम अकाउंटिंग में है। सर अकाउंटिंग में है, जरा सर समझाना। लो जी आप समझाना मुझे बोर्ड पे देख के। मैं एक दुकानदार का ऑडिट करने गया, दुकानदार ने लिख रखा है अप टू 70% ऑफ। दोस्तों यानी वो जो भी सेल कर रहा है उस पर कितना % ऑफ? 70%। मैं उस दुकान के अंदर गया, मैंने एक शर्ट उठाई, दुकानदार कहता सर इस पर 10% ऑफ। मैंने कहा आपने तो लिखा है 70% ऑफ। कह रहे नहीं नहीं सर अप टू 70 है, ये जो शर्ट्स है ना ये बिल्कुल लेटेस्ट है, इन पे मैं 10% दूंगा। मैंने एक जीन्स उठाई, कहता सर इस पे 20% ऑफ। मैंने कहा भाई तू तो कह रहा था अप टू 70। कह रहा सर देखो अप टू 70 का मतलब क्या होता है? 70 से ऊपर नहीं दूंगा, 70 से कम दे सकता हूं। मैंने कहा 70 से कम कितना देगा? कहता सर शर्ट्स पे 10, ट्राउजर्स पे 20। मैंने कहा शर्ट्स पे 10 क्यों? कहता सर इसमें अभी 10 ही दे सकता हूं मैं। ट्राउजर पे
अभी मैं 20 दे सकता हूं। दोस्तों बताना ये 10 और 20 कैसे बोला उसने? शर्ट्स पे मैं 10% डिस्काउंट ही दे सकता हूं और ट्राउजर्स पे मैं 20% ही दे सकता हूं। कॉमन फास्ट, ये दुकानदार की जजमेंट है। ये कोई साइंटिफिक तरीका है? ये उसकी जजमेंट है। व्हाट इज जजमेंट? उसका अंदाजा, उसे लग रहा है शर्ट्स अभी सीजन आया है, शर्ट्स अभी ज्यादा बिकेंगी तो इस पे अभी डिस्काउंट कम रख देते हैं। और जीन्स जो है वो सर्दियों में ज्यादा बिकती हैं, गर्मियों में थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि ट्राउजर ज्यादा बिकती है गर्मियों में, तो जीन्स पे डिस्काउंट थोड़ा बढ़ा देती है। ये उसकी, आई रिपीट, दिस इज हिज जजमेंट। अब मैं उसका ऑडिट कर रहा हूं, मैं सेल्स चेक कर रहा हूं, शर्ट्स का डिस्काउंट 10%। सेल्स, एक शर्ट 100 रुपए की, 1000 रुपए की बिकती है, उस पर डिस्काउंट कितना मिलता है? 100 रुपया। मैंने सारी शर्ट्स चेक कर ली दोस्तों, सेल्स सारी चेक कर ली, टोटल शर्ट्स की सेल हुई है 1 लाख, जिस पे 10,000 का डिस्काउंट लगा हुआ है। अब मैंने जीन्स चेक करी, जीन्स की सेल हुई है 2 लाख, उस पर 20% डिस्काउंट, 40,000 का डिस्काउंट लगा है। दोस्तों बताओ, मैंने सारी अकाउंटिंग चेक कर ली, मेरे हिसाब से अकाउंटिंग ठीक है। क्या रिपोर्ट दे दूं कि कंपनी बिल्कुल सही चल रही है? बट गलती कहां हो सकती है, कोई बच्चा बताएगा? कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक नहीं है। कॉमन फास्ट, क्या जजमेंट गलत हो सकती है? किसी चीज पे ज्यादा डिस्काउंट दिया जा सकता है सेल्स को? कॉमन फास्ट, किसी चीज पे ज्यादा डिस्काउंट देंगे तो सेल्स फिगर में क्या, फिगर्स में क्या इफेक्ट आएगा? किसी चीज पे ज्यादा डिस्काउंट देंगे तो सेल्स की वैल्यू, जो फिगर में सेल्स आएंगी वो कम आएंगी। मेरा अब बताओ मैं कैसे इनको चैलेंज, मैंने इनको बोला आप गलत कर रहे हो। कहते क्या गलत कर रहे हैं? मैंने कहा आपने जानबूझ के डिस्काउंट बढ़ाया है ताकि आपका सेल प्राइस कम हो जाए। वो बोले जी ये कोई मतलब नहीं है, हमें लगता है डिस्काउंट होना चाहिए। बेटे मैं इनसे बहस कर सकता हूं या इनकी जजमेंट पे मैं सवाल नहीं कर सकता? कॉमन फास्ट, मैं इनकी जजमेंट पे सवाल नहीं कर सकता। मुझे क्या लिखना पड़ेगा कि सेल्स बिल्कुल, कैलकुलेशंस बिल्कुल ठीक है, सेल्स में कोई गलती नहीं है। मैंने उनकी जजमेंट पे सवाल नहीं करना। मेरा पहला एग्जाम्पल अभी खत्म नहीं होंगे। एग्जाम्पल नंबर 2, मैं कंपनी का ऑडिट कर रहा हूं पिछले 3 साल से। चौथे साल में मैं गया तो मैंने देखा सारे एसी चेंज। मैंने बोला आपने एसी और खर्चा बुक कर रखा है, खर्चा 5 लाख का खर्चा डेबिट मार रखा है पीएनएल में, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, डेप्रिसिएशन राइट ऑफ कर रखी है पीएनएल में। मैंने कहा ये एसी की इतनी हेवी डेप्रिसिएशन? कह रहे सर नए एसी खरीदे, 5 लाख के 20% डेप्रिसिएशन है, 1 लाख रुपए डेप्रिसिएशन चढ़ा दी। मैंने कहा 5 लाख के एसी खरीदे क्यों? कहते सर पुराने वाले खराब हो गए थे। मैंने कहा पिछले 3 साल से मैं ऑडिट पे आ रहा हूं, फर्स्ट क्लास कूलिंग करते थे। बोले नहीं सर वो पुराने थे, हमने उनको हटा दिया। बेटे जवाब देना, ये किसकी जजमेंट है? एसी पुराने थे हमने हटा दिए, क्या कोई साइंटिफिक रूल है? ये इनकी जजमेंट है, पुराने एसी हटा दिए, नए एसी डाल दिए। क्या मैं बोल सकता हूं ये एक ट्रिक हो सकती है खर्चा बढ़ाने का? ये एक ट्रिक हो सकती है खर्चा बढ़ाने का, बट मैं इस पे कमेंट क्या करूं? मैं आपसे पूछ रहा हूं अमित, एसी नए आए, पुराने की स्क्रैप वैल्यू भी बुक्स में रिकॉर्डेड है, नए एसी की कॉस्ट भी बुक्स में रिकॉर्डेड है, नए एसी की डिप्रिसिएशन भी ठीक से रिकॉर्डेड है। बताओ क्या मैं बोल सकता हूं कि एसी आए कंपनी में कोई गड़बड़ नहीं है, 100% कोई गड़बड़ नहीं है? या आई कांट से दिस? मैं नहीं कह सकता। क्यों बेटा बताओ? मैनेजमेंट बहुत चीजें अपनी किससे चलती है? जजमेंट से चलती है। एग्जाम्पल नंबर 3, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। पिछले 3 साल से डाउटफुल डेट्स का प्रोविजन बन रहा था 15% पे, इस साल बढ़ा के 40% कर दिया। मैंने कहा डाउटफुल डेट पे 40% का प्रोविजन? कह रही है हाँ। मैंने कहा क्यों? कह रही मैनेजमेंट को लगता है डेटर इस साल बैड ज्यादा होंगे। मैनेजमेंट को लगता है इस साल बैड डेट ज्यादा होंगे तो प्रोविजन 15% से बढ़ा के 40% कर दिया। मुझे आप सब जवाब दो, 40% की कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक है, उस वजह से प्रॉफिट एकदम नीचे चला गया। किसी को समझ आ रहा है प्रोविजन किसका पार्ट है? पीएनएल में डेबिट होते हैं, जब प्रोविजन 40% डेबिट होगा 15 की जगह 40, तो उससे प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट आएगा? प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे। आप बताओ मैं किसको रोऊं जाके कि ये गलत है, स्तुति गलत है? 15 का प्रोविजन सीधा 40% कर दिया। बताओ मैं क्या कह सकता हूं? अमित आप बोलो मैं क्या कह सकता हूं? वो कह रहे सर हमें लग रहा है इस साल बैड डेट ज्यादा होंगे क्योंकि मार्केट में मंदी है। क्या यहां पे भी मैनेजमेंट अपनी जजमेंट चला रही है? आई रिपीट, वो हम रिपोर्ट में मेंशन करेंगे, वो बात अलग है। मैनेजमेंट अपनी क्या चला रही है? जजमेंट। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मैनेजमेंट अपनी किससे चलाती है? जजमेंट से। और हम मैनेजमेंट की जजमेंट को क्वेश्चन, हां अगर हमें जजमेंट अनरीजनेबल लगे तो भाई ने क्या बोला हम कहां मेंशन कर देंगे? रिपोर्ट में। इससे ज्यादा तो नहीं कर सकते।
मेरा पॉइंट समझने की कोशिश करो, समझ आया? मैनेजमेंट बहुत सारी क्या लेती है? जजमेंट। और हम उन जजमेंट के बेसिस पे, और मैनेजमेंट ने बोला सर डेप्रिसिएशन के लिए एसएलएम मेथड। मैंने कहा एसएलएम क्यों रखा? कहती सर हमारे हिसाब से एसएलएम ठीक है। ऑडिटर ने बताया एसएलएम रखने को, या मैनेजमेंट ने चूज किया? ये मैनेजमेंट की क्या है? क्या पता WDV ज्यादा सूटेबल होता है इस बिजनेस में, क्या पता WDV ज्यादा सूटेबल होता, बट मैनेजमेंट ने अपनी जजमेंट लगाई और क्या चूज किया? प्रोविजंस के लिए 15% प्रोविजन जायज है, मैनेजमेंट 40% का प्रोविजन बना रही है। मैं कैसे चेक करूं भाई साहब, बताओ? मैंने 40% की कैलकुलेशन करी, ठीक है, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है, मुझे एश्योरेंस देनी पड़ी कि कंपनी के अकाउंट सही है, बस मैंने एक नोट डाल दिया अपनी रिपोर्ट में कि प्रोविजन पिछले सालों के मुकाबले ज्यादा है, तो मेरी गलती नहीं है। कोई बच्चा समझा मैं बोलना क्या चाह रहा हूं? आई रिपीट, मैं बोलना क्या चाह रहा हूं? मैनेजमेंट बहुत चीजों पे अपनी क्या लेती है? मैनेजमेंट जजमेंट लेती है। और जिन जगहों पे हम देखो, मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करती है जिसमें मैनेजमेंट अपनी बहुत सारी क्या लेती है, और वो एग्जांपल सब्जेक्टिव डिसीजंस। सब्जेक्टिव डिसीजंस मतलब वो डिसीजंस जिसमें मैनेजमेंट के पास चॉइस है, 15 का प्रोविजन बनाएंगे 40 का, दिस इज अ वेरी सब्जेक्टिव डिसीजन। मैनेजमेंट कहती 40 का बनाएंगे। मैंने कहा 40 का कैसे, क्या फॉर्मूला यूज किया? कहते फॉर्मूला यूज नहीं किया, ये हमारा अंदाजा है। सब बच्चे बताओ, कोई फॉर्मूला यूज नहीं किया, ये हमारा अंदाजे के लिए। क्या मैं इंग्लिश का एक वर्ड यूज कर सकता हूं? अनसर्टेनिटी। अंदाजा मींस अनसर्ट। मैंने कहा आपने 40% का प्रोविजन कैसे कैलकुलेट किया? अगर वो मुझे कैलकुलेशन सारी समझा दें और मुझे भी समझ आ जाए हाँ कैलकुलेशन बिल्कुल जेन्युइन है इनकी, तो ठीक है। वो कह रहे नहीं सर अंदाजा है, 15 की जगह इस साल 40% होना चाहिए। बेटा ये एक सब्जेक्टिव डिसीजन है, अनसर्टेन है, मैं कैसे कंफर्म करूं? मैंने कैलकुलेशन चेक करी, 40 की कैलकुलेशन ठीक है, मुझे बोलना पड़ा अकाउंट्स बिल्कुल सही है। क्या मेरी बात क्लियर है? बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जहां मैनेजमेंट क्या लेती है अपनी कमन फास्ट। बेटा मैं नहीं चेंज करूंगा, अगले पॉइंट पे नहीं जाऊंगा जब तक तुम लोग श्योर नहीं होगे इस पॉइंट पे। बहुत जगहों पे मैनेजमेंट अपनी क्या लेती है? जजमेंट। और वो डिसीजन कैसे डिसीजन होते हैं? सब्जेक्टिव डिसीजन, मतलब जहां पे आपके पास चॉइस होती है। और कई बार मैनेजमेंट ऐसे अनसर्टेन फैसले कर लेती है। 40%, मैं कहा 40 कैसे है? वो हमारे हिसाब से आया। ये तो अनसर्टेन बात है ना। अगर मैनेजमेंट हमें कैलकुलेशन दिखाए, सर देखिए पिछला इंडस्ट्री का ये ट्रेंड है, इसके बेसिस पे हमारा कैलकुलेशन 40% की आई, फिर वो अनसर्टेन नहीं है, वो तो कैलकुलेटेड फिगर से। सर हमें लग रहा है 40%। अरे यार आपको लग रहा है 40%, ये तो आप कैसी बातें कर रहे हो? अनसर्टेन बातें कर रहे हो। मेरा डाउट इसके, इसीलिए हम बोल रहे हैं एब्सोल्यूट एश्योरेंस पॉसिबल या नॉट पॉसिबल? आवाज नहीं आई। एब्सोल्यूट एश्योरेंस पॉसिबल या नॉट पॉसिबल? नॉट पॉसिबल। बोलो बच्चे, क्या बात क्लियर है? भाई मैं आवाज नहीं है, मैं वेट कर रहा हूं सब बच्चों से। किसकी वजह से एब्सोल्यूट एश्योरेंस नॉट पॉसिबल? क्योंकि मैनेजमेंट बहुत सारी क्या लेती है? जजमेंट्स। बोलो बच्चे, क्या बात क्लियर या नॉट क्लियर? यस। कोई सब्जेक्ट का नाम बताओगे ऐसा जहां पर टीचर हर क्वेश्चन में जाके अपनी जजमेंट बदल देता है? नहीं इसको ऐसे नहीं करेंगे, इसको वैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को ऐसे करेंगे, इस क्वेश्चन को वैसे करेंगे। अगर कोई ऐसा टीचर पढ़ाएगा, अकाउंट्स का टीचर ऐसे पढ़ाए, 10 क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन में अपनी जजमेंट बदल दे, तो तुम बताओ सब्जेक्ट में तुम एब्सोल्युटली एश्योर होगे या रीजनेबली एश्योर होगे? सर हम तो रीजनेबली भी नहीं होंगे, क्योंकि कॉमन फास्ट हर क्वेश्चन में टीचर अपनी जजमेंट बदल देते हैं। बताओगे अकाउंट्स या कॉस्टिंग, कौन सा पेपर ऐसा है जहां जजमेंट बदली जाती है क्वेश्चन देख के? अकाउंट्स या कॉस्टिंग? कॉस्टिंग में जजमेंट बदली जाती है ना, सिचुएशन देख के जजमेंट बदलनी पड़ती है, और वहां गलती होने के वहां ऑडिटर भी क्या करेगा। तो फर्स्ट पॉइंट समझ आया? बोलो बच्चे यस या नो। अब लिमिटेशन नंबर सेकंड समझने की कोशिश करना। देखो ऑडिट बनता है, ऑडिट किया जाता है इस प्रेमाइस पे। बेटे ऑडिट इज बेस्ड ऑन प्रेमाइस। प्रेमाइस मतलब अजम्पशन। प्रेमाइस मींस ऑडिट इस प्रेमाइस पे होता है कि मैनेजमेंट एक्नॉलेज करती है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑडिट इस अजम्पशन पे होता है कि मैनेजमेंट अपनी 2 रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्नॉलेज करती है। हिंदी 2 रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करती है, 2 रिस्पॉन्सिबिलिटी मानती है। कौन सी 2 रिस्पॉन्सिबिलिटी? कि हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसके हिसाब से बनाई है? एफआरएस के हिसाब से। और हमने बढ़िया इंटरनल कंट्रोल सिस्टम डिजाइन भी किया है और उसे इंप्लीमेंट भी किया है। ये 2 रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी हैं? ऑडिटर क्या असम्पशन से ऑडिट शुरू करते हैं कि मैनेजमेंट ने अपनी ये 2 रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करी है। पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी को सब बच्चे पढ़ो क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसके हिसाब से बनाई है?
एफआरएफ मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट शेड्यूल 3 के हिसाब से बनी है और एएस के हिसाब से बनी है। और दूसरा, हमने बढ़िया इंटरनल कंट्रोल्स, हमने बढ़िया सिस्टम डिजाइन किया। डिजाइन का मतलब सिस्टम बनाया है, और इंप्लीमेंट का मतलब सिर्फ बनाया है या उसे लागू भी किए। एग्जाम्पल, सर हमारे इंप्लॉइज ना लेट आते थे सुबह, तो मैंने कहा फिर हमने इंटरनल कंट्रोल सिस्टम लगाया उनके अटेंडेंस कैप्चर करने के लिए। हमने बाहर वो थंब इंप्रेशन वाली मशीन लगा दी। जब तक कोई इंप्लॉय थंब इंप्रेशन पे क्लिक नहीं करेगा, वो उसकी अंदर नहीं घुसेगा, तो उसका अटेंडेंस कैप्चर हो जाती है, कौन कितने बजे आ रहा है, कौन कितने बजे जा रहे हैं। वेरी गुड। ये किसका एग्जाम्पल है? थंब इंप्रेशन वाली मशीन, इंटरनल कंट्रोल। मैनेजमेंट ने डिजाइन करी है मशीन को, लगा भी दिया गेट पे। लगाने को क्या बोलेंगे, डिजाइनिंग या इंप्लीमेंटिंग? मैनेजमेंट कहती सर हमारी सेल्स में बहुत चोरी होती थी। मैंने कहा फिर क्या किया? जल्दी बताओ, गोडाउन में बहुत चोरी होती थी, क्या करें, क्या इंटरनल कंट्रोल होगा? सीसीटीवी कैमरा लगा दिया, सिक्योरिटी बढ़ा दी। क्या ये सोचा है या इसे लागू भी कर दिया? सोचा भी है और इसको इंप्लीमेंट भी कर दिया। मैनेजमेंट कह रही है सर हमारी 2 रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऑडिटर इस प्रेमाइस, अब देखो लाइन पूरी पढ़ना, ए और बी से पहले वाली बुलेट लाइन, ऑडिट इज बेस्ड ऑन प्रेमाइस। ऑडिट इस अजम्पशन पे शुरू होता है कि मैनेजमेंट ने अपनी दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्नॉलेज कर ली। एक्नॉलेज मतलब एडमिट कर ली। कौन सी 2 रिस्पॉन्सिबिलिटी? उन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई है। पिछली क्लास नंबर 1, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? मैनेजमेंट की। यही तो मैं दोबारा बोल रहा हूं। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बनाना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? मैनेजमेंट की। तो यही हम इसी असम्पशन पे ऑडिट शुरू करते हैं कि मैनेजमेंट ने अपनी दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करी। हाँ तो सर ये लिमिटेशन कहां से हुई? ये लिमिटेशन नहीं हुई, लिमिटेशन अब आएगी। हमने ऑडिट शुरू किया ये सोच के, क्या नाम है मेरा भाई, लास्ट वाले भाई साहब नाम भूल गया, जयंत। हमने ऑडिट ये शुरू किया सोच के कि मैनेजमेंट ने अच्छे से अकाउंट्स बनाए हैं शेड्यूल 3 के हिसाब से, और बढ़िया से इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बनाया और इंप्लीमेंट किए। हमने तो ऑडिट शुरू कर दिया, बट तुझे पता है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की अपनी बहुत सारी लिमिटेशन है। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की अपनी बहुत सारी क्या है? लिमिटेशन। ब्रेक मारता हूं, बोर्ड पे देखना। क्या बोला था सर? लड़के ना आ जाते हैं कॉमन फास्ट, सुबह इंप्लॉइज आ जाते हैं ना, तो कोई कितने बजे आ रहा है, कौन कितने बजे जा रहा है पता नहीं लगता। तो हमने क्या किया था? बाहर कौन सा वो मशीन लगाई थी? थंब स्कैनर के लिए मशीन लगाई थी, और साथ में गार्ड भी खड़ा किया था। जो भी इंप्लॉय आता था ना, गार्ड उसको क्या बोलता था? पहले थंब लगा तभी तो अंदर जाएगा। हर इंप्लॉय थंब लगाता है, अंदर जाता है। जब छुट्टी होती है तब फिर से थंब लगाता है, तभी बाहर जाता है। इससे कंफर्म हो जाता है कौन कितनी देर के लिए। कैसा इंटरनल कंट्रोल है स्तुति? कैसे यह अश्योर हो जाएगा कौन कितने घंटे काम कर रहे हैं? आवाज नहीं आई। कॉस्टिंग पढ़ी है, पीस रेटेड मेथड पढ़े, पीस रेटेड, जितने घंटे काम करोगे उतने घंटे पैसे मिलेंगे। तो बढ़िया अच्छा मशीन है, इंटरनल कंट्रोल तो अच्छा लग रहा है। हमने असम्पशन पे ऑडिट शुरू कर दिया कि बढ़िया इंटरनल कंट्रोल है, बट यहां बुलेट क्या कह रहे हैं? इंटरनल कंट्रोल की अपनी बहुत सारी एग्जाम्पल। एक एम्प्लॉय है, मैं नाम फिर भूल गया, जयंत एम्प्लॉय है, गार्ड को 500 का नोट दे दिया, शाम को गार्ड को खिला पिला देता है। जयंत सब 9 बजे आते, जयंत आता है 11 बजे। नहीं, जयंत भी 9 बजे आ जाता है, जयंत भी 9 बजे आ जाता है। अब आप बताओ जयंत की किससे सेटिंग हो गई? गार्ड भैया से सेटिंग होगी। गार्ड भैया को क्या बोला? कॉमन फास्ट। जयंत सुबह 9 बजे आता है, अपना स्कैन लगाता है और उसके बाद बाहर निकल जाता है बिना स्कैनिंग करे। इनकी स्कैनिंग 9 बजे लगा देता है, आउट की स्कैनिंग नहीं लगाता। और 9 बजे स्कैनिंग लगा के ड्यूटी से बाहर अपने प्राइवेट काम करता है। शाम को जब छुट्टी होने वाली होती है फिर आ जाता है अंदर। अब जब अंदर घुसता है बिना स्कैनिंग के घुसता है, और आउट जब निकलता है सबके साथ निकलता है स्कैन लगा के। जयंत की अटेंडेंस इनकी भी दिख रही है, आउट की भी दिख रही है, कॉमन फास्ट, लेकिन वो काम तो कर नहीं रहा। सिर्फ जयंत नहीं है, ऐसे 50 इंप्लॉइज हैं जिन्होंने गार्ड को हर महीने 1000-2000 रुपए देते हैं, अटेंडेंस लगाते हैं और निकल जाते हैं सब बच्चे। बताओ ये किसकी लिमिटेशन है? इंटरनल कंट्रोल। इस लिमिटेशन का नाम बताओ, कोलूजन सेटिंग। हिंदी में कोलूजन हो गई 2 इंप्लॉइज के बीच में, सिक्योरिटी गार्ड के बीच में और इंप्लॉइज के बीच में कोलूजन हो गई। कोलूजन मीन्स आपस में सेटिंग हो गई। समझ रहे हैं? सेटिंग हो गई दोनों की। सेटिंग वाली सेटिंग नहीं बच्चों, हाँ, दोनों की आपस में कोलूजन हो गई। ये लिमिटेशन है, किसकी लिमिटेशन है? कॉमन फास्ट। भाई आवाज नहीं आई, मैं वेट कर रहा हूं। यस,
सब बच्चे बताओ क्या बात क्लियर है? मेरा डाउट सब लोगों से। बच्चों, एक ज्वेलर की दुकान में कैमरास लगे हैं, सिक्योरिटी गार्ड खड़ा है, कैसा इंटरनल कंट्रोल है? कैमरास लगे हैं, सिक्योरिटी गार्ड खड़ा है, इंटरनल कंट्रोल अच्छा लग रहा है। बट आप सब बच्चे बताओ, रात को दुकान जब ज्वेलर की बंद होती है ना, तो भी कैमराज ऑन रहते हैं, गार्ड 2 हो जाते हैं रात के टाइम। भाई रात के टाइम डर होता है ना चोरी होने का, 2 गार्ड होते हैं। इंटरनल कंट्रोल कैसे है भाई साहब? क्या नाम है तेरा? मैं नाम भूल जाता हूं। कार्तिकेय, इंटरनल कंट्रोल कैसे है? 2 सिक्योरिटी गार्ड कैमरास। अच्छा है, एक पांडु नाम का चोर आया, पांडु नाम का चोर, उसने दोनों सिक्योरिटी गार्ड को क्या बोला? यार देखो मुझे चोरी करनी है, तुम मेरे को ये बताओ मेरा साथ दोगे? जो चोरी करेंगे तीनों आपस में बांटेंगे। गार्ड ने बोला ऐसा यहां पे कैमरा रिकॉर्ड हो रहा है सब कुछ, थोड़ा साइड में हो, अभी आ रहा हूं। एक गार्ड दुकान के बाहर खड़ा, दूसरा गार्ड रात का टाइम में पांडु के साथ साइड में चला गया। कहता है पांडु भाई चोरी करेगा, अंदर कम से कम 2 करोड़ का माल है, चोरी कर ले, तीनों बांटेंगे। अब कैसे करूं चोरी? गार्ड ने बोला हम शटर खोल देंगे, चाबियां तो हमारे पास होती हैं, तो हम दोनों को मार जोर जोर से, हम दोनों को बेहोश कर दे और आराम से सारा माल चोरी कर ले। कैमरे का अंदर घुसते ही ना, लेफ्ट साइड पे मशीन है जो कैमरास चलाती है, पहले वो स्विच ऑफ करियो, सारे कैमरास ऑफ हो जाएंगे। मेरा डाउट, सब बच्चे बताओ, चोरी तो हो गई, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम होने के बाद चोरी हो गई, क्या बोलते हो? इंटरनल कंट्रोल सिस्टम अच्छा है या उसकी भी लिमिटेशंस हैं? इस लिमिटेशन का इनाम क्या है? फिर से कोलिजन। चोर और सिक्योरिटी गार्ड्स के बीच में क्या हो गई बेटा बताओ? कोलिजन हो गई। क्या बात समझ आ गया? कोलिजन हो गई। ये एग्जाम्पल भी किसका है दोस्तों बताना? सब बच्चे ये एग्जाम्पल पढ़ना, यहां से मैं वेट कर रहा हूं। एग्जाम्पल ऑफ कोलिजन, मैंने ये सारा पढ़ना एग्जाम्पल, फटाफट कोलिजन का एग्जाम्पल। ये हमारा कंट्रोल है, ये कंट्रोल का पर्पस है और ये कंट्रोल की लिमिटेशन है। पढ़ना जरा फटाफट। यस, जल्दी पढ़ लिया। जब भी सामान आता है तो साथ में कौन से बिल आते हैं? जब भी कुछ खरीदते हैं तो परचेज बिल आता है। परचेज बिल पे स्टैंप और सिग्नेचर होने चाहिए ऑथराइज पर्सन के। कौन सा पर्सन? जब सामान आता होगा तो क्या कंपनी का एक डिपार्टमेंट होगा, जिस डिपार्टमेंट का नाम क्या होगा? गुड रिसीविंग सेक्शन। वहां जो मिस्टर अमन बैठे हैं, ऑथराइज पर्सन, जब भी कुछ सामान आता है तो बिल साथ में आता होगा, बिल के ऊपर वो अपने साइन और अपने स्टैम्प मार देते होंगे डेट और टाइम के साथ। अमन ने साइन करके क्या कंफर्म किया कि सामान आना है या आ गया? अब परचेज बिल किसके पास जाता होगा? अकाउंटेंट के पास। अकाउंटेंट जब देखता होगा कि परचेज बिल है, उस पर अमन साहब के साइन और स्टैंप हुए पड़े हैं, तो अमन जो अकाउंटेंट है वो पेमेंट कर देता है। तो पेमेंट किसी भी बिल की होती है या जब माल रिसीव होता है उस पर साइन और स्टैंप लगती है तब पेमेंट होती है। तो इसका मतलब फेक परचेजेस बिल, फेक पेमेंट्स हो सकती हैं या नहीं हो सकती? नहीं हो सकती। लेकिन अब लिमिटेशन बताना क्या हुई? कोलूजन हो गई बिटवीन अकाउंटेंट एंड अमन। अब समझाओगे अमन? क्या एग्जाम्पल बनेगा कोलूजन का? दोनों में कोलूजन हो गई, अकाउंटेंट में और अमन में। माल आया ही नहीं, नकली परचेज बिल। नकली परचेज बिल आया, उस पर गुड रिसीविंग सेक्शन के अमन ने साइन करे, स्टैम्प मारी और फिर किसको भेज दिया? अकाउंटेंट को। अकाउंटेंट ने पेमेंट कर दी नकली परचेज बिल की। सब बच्चे बताओ, नकली परचेज बिल समझ आया? एबीसी प्राइवेट लिमिटेड एक नकली कंपनी है, उससे एक बिल बनवा लिया उसके नाम पे परचेज बिल। क्या बात? उससे माल खरीद लिया, उसको पेमेंट कर देंगे, नकली है। ये कैसे पॉसिबल है? जल्दी बोलो फिर से आखिरी बार, क्योंकि क्या हो गया बेटा? बोलो कोलूजन। दोस्तों ये क्या एग्जाम्पल है इंटरनल कंट्रोल की लिमिटेशन? कोलूजन इज एन इंटरनल लिमिटेशन ऑफ। अगर इंटरनल कंट्रोल में कमी है तो ऑडिट में भी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि ऑडिट तो इसी प्रेमाइस पे होता है ना कि मैनेजमेंट अच्छा क्या लगाएगी? इंटरनल कंट्रोल। लेकिन इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की तो अपनी कमी है। कौन सी कमी है बेटा? बोलो कोलूजन। तो एक बार जरा सब बच्चे मेरे साथ सम अप करेंगे। हमारा पहला पॉइंट निपट गया। जल्दी से बताओ ऑडिट की पहली लिमिटेशन, नेचर ऑफ। इसमें पहला पॉइंट क्या लर्न करना है कि मैनेजमेंट बहुत सारी क्या लेती है? जजमेंट, जो बहुत सब्जेक्टिव डिसीजंस होते हैं, कीवर्ड्स जिनमें बहुत सारी अनसर्टेनिटीज होती हैं। तो ऑडिटर उसमें क्या कर सकता है? बुलेट 1। सेकेंड बुलेट, ये पहला पॉइंट खत्म हो गया मैनेजमेंट जजमेंट का। सेकेंड बुलेट,
ऑडिटर इस प्रेमाइस पे ऑडिट करता है कि मैनेजमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्नॉलेज करती है। कीवर्ड यही होने चाहिए। क्या दो चीजें एक्नॉलेज करती है, जल्दी बोलो। उन्होंने डिजाइन और इंप्लीमेंटेशन करा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को और फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करी है एज पर एफआरएफ। ऑडिट यही अजम्पशन पे शुरू होता है। बट बेटे क्या कर सकते हैं, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की तो अपनी बहुत सारी लिमिटेशन है। मॉड्यूल का एग्जांपल है जो लिखना है, गुड रिसीविंग सेक्शन वाला एग्जांपल। माल आता है, गुड रिसीविंग सेक्शन में जो पर्सन बैठा है वो साइन और स्टैम्प करता है, उसके बाद ही पेमेंट होती है ताकि कोई फेक परचेज पे पेमेंट ना हो। बट अगर ये दोनों बंदे मिल के नकली बिल बना बना के साइन स्टैम्प कर रहे हैं और पेमेंटें कर रहे हैं, ऐसे तो भाई साहब नकली परचेजेस ऐड हो गई। तो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम भी क्या करेगा। अच्छा बताना, नकली बिल है मेरा अमित, नकली बिल है किसी एबीसी प्राइवेट लिमिटेड का, आया गुड रिसीविंग सेक्शन वालों के साइन और स्टैम्प हुए पड़े हैं और अकाउंटेंट ने पेमेंट कर रखी है, तुम्हारे सामने पेश हो गया, वेरीफाई कैसे करोगे। परचेज बिल है, कमन फास्ट। आवाज नहीं आई। कह रहे मैं स्टॉक ऑडिट पे जाऊंगा स्टॉक की चेकिंग करने। एक इन्होंने बोला मैं स्टॉक चेकिंग करूंगा, एक एग्जांपल। दूसरा ऑप्शन, क्या आप एबीसी प्राइवेट लिमिटेड जो सप्लायर है उसको कंफर्मेशन भेज सकते हो। आवाज नहीं आई। अगर आप इतना अंदर घुस जाओगे चेकिंग करने तो क्या ये तो इन्वेस्टिगेशन की तरह शुरू हो जाओगे आप। आपके पास इतना टाइम कहां है बेटा, बोलो। क्या बात क्लियर है। तो ऑडिट की लिमिटेशन है। मेरा डाउट, क्या मेरे बच्चों को फर्स्ट पॉइंट समझ आ गया, नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग वाला। अब आ गया सेकंड पॉइंट, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। सब बच्चे बोलो नेचर ऑफ। अब मैं आपको सिर्फ 2 क्वेश्चन पूछूंगा, आपका ये पॉइंट निपट जाएगा। नहीं 2 तो नहीं, क्वेश्चन तो ज्यादा है। हाँ जी चलो 4 पूछ लूंगा। मेरा पहला क्वेश्चन, बेटे सब बच्चे बताओ, मम्मी ने बोला बेटा हलवाई की दुकान पे जाओ लड्डू लेकर आ। मम्मी ने बोला गुजिया लेकर, अभी होली का टाइम, और हाँ आज ही बोला सुबह बेटा गुजिया नहीं आई। मैं कहा चलो जी आ जाएंगी। अब मेरी आदत है, मैं ना हलवाई की दुकान पे जाऊँ, कितना भी बड़ा हलवाई है मैंने टेस्ट करना है पहले। भाई टेस्ट करके लूंगा, पैसे दे के ले रहा हूँ, जब पैसे तेरे तो फिर टेस्ट मेरा। अब मैं गुजिया की दुकान पे गया हल्दीराम की, मैंने हल्दीराम को बोला, मैं कहा भाई गुजिया, कह रहा भाई साहब केसर गुजिया 800 रुपये किलो। मैं कहा कोई बात नहीं टेस्ट करा, कह रहा भाजी टेस्ट करो। इतना बड़ा थाल में इतनी सारी गुजिया पड़ी है, मैं सारी खा लूंगा या एक ही खाऊंगा। मैं कहा हाँ बढ़िया, पैक कर दो 1 किलो। मैंने सारी तो नहीं खाई, सारी खा लूंगा बेटे, फिर एक बात का जवाब दो, मेरी ऑडिट की फीस तो मेरे अस्पताल के बिल में ही जाएगी। से यस और नो। ये क्या है, इतनी सारी गुजिया या एक। दिस इज सैम्पलिंग। ऑडिटर भी ऑडिट ऐसे ही करते हैं। ऑडिटर सारे ट्रांजैक्शन नहीं चेक कर सकता क्योंकि उसके पास इतना टाइम नहीं होता। वो सारा चेक करता है या थोड़ा सा चेक करता है, थोड़ा सा चेक करता है। मेरा अगर 100 लड्डू आपके सामने 1000 लड्डू पड़े हैं और आपको चेक करना टेस्ट सही है, आप 1 खा लोगे या 2 खा लोगे, ज्यादा से ज्यादा 5 लड्डू खा लोगे, 1000 तो नहीं खाओगे ना। मेरा डाउट, अब सब बच्चे बताओ प्रॉब्लम क्या है इसमें। मैं आपसे पूछता हूं ऑडिट कभी भी 100% ट्रांजेक्शन की होती है या सैंपलिंग होती है। सैंपलिंग होती है। ऑडिटर सैंपल चेक करता है, अगर एक गुजिया ठीक है तो मैं क्या बोलूंगा, सारे ठीक होंगे। अगर 5 लड्डू खा के देखे ठीक है तो सारे ठीक होंगे। सैंपलिंग करके चेकिंग होती है। लेकिन अब मेरी बात सुनना, सैंपलिंग करके चेकिंग हो रही है, इसमें भी तो गड़बड़ है। आवाज नहीं आई। इसमें भी तो गड़बड़ है। आप अपना ओपिनियन 100% चेकिंग करके बनाते हो या सैंपलिंग करके बनाते हो। सैंपलिंग, आपने सारा चेक किया। जब आपने सारा चेक नहीं करा तो आप एब्सोल्यूट एश्योरेंस दोगे या रीजनेबल दोगे। क्यों, आपने जब सारा चेक ही नहीं किया। बोलो बच्चे क्या आपको मेरी बात समझ आया। दिस इज योर प्रैक्टिकल लिमिटेशन। आप चेक करना भी चाहो तो भी नहीं कर सकते। लाइन पढ़ना, ऑडिटर डज नॉट टेस्ट ऑल ट्रांजेक्शंस एंड बैलेंसेस। वो सारे ट्रांजेक्शन चेक ही नहीं कर सकता। ट्रांजेक्शन हो गए पीएनएल के आइटम्स, बैलेंसेस हो गए बैलेंस शीट के आइटम्स, वो सारी चीजें चेक कर ही नहीं सकता बेटा। क्या बात क्लियर। ऑडिटर ओपिनियन इज फॉर्म्ड ऑन नॉट 100% वेरिफिकेशन। क्या मेरी बात क्लियर है। लेकिन कोई मुझे बताएगा इन्वेस्टिगेटर भी सैंपलिंग करता होगा या इन्वेस्टिगेटर तो 100% चेकिंग करता है, तभी तो वो कौन सा ओपिनियन देता है, एब्सोल्यूट। तो बताओ प्रैक्टिकल लिमिटेशन, बोलो यस या नो। एग्जाम्पल टू, मुझे एक फाइल पे डाउट है इस कंपनी की, एक फाइल पे डाउट है कंपनी की। मुझे किसी ने खबर दी है कि वो फाइल पीडीएफ में डायरेक्टर के फोन में पड़ी है, उस फाइल में फ्रॉड है। मैंने डायरेक्टर को बोला अपना फोन दिखाना, उसने फोन दिखाया। मैंने कहा इस पे पासवर्ड अपना पैटर्न डालो, फोन खोलो, मुझे आपकी एक फाइल देखनी है। कह रहा प्राइवेसी पॉलिसी, मैं अपना फोन का पासवर्ड आपको क्यों बताऊं। बताओ भाई अमित क्या करें।
प्रिवेसी, क्या मैं कल की क्लास, क्या मेरे पास सर्च की पावर है? मैं थप्पड़ थप्पड़ मार के उससे पासवर्ड लेके फोन खोल सकता हूं? या वो अगर मना कर दे, सर प्रिवेसी पॉलिसी, हम अपने फोन का पासवर्ड आपको क्यों बताएं? आप सब बच्चे बताओ, मैं कुछ कर सकता हूं रिपोर्ट में मेंशन करने के अलावा? आवाज नहीं आई? तो ये है मेरी सेकंड प्रॉब्लम। ऑडिटर मैनेजमेंट अगर तुम्हें कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे ही ना, तुमने रिक्वेस्ट करा मुझे फोन में जो फाइल्स है वो दिखाओ, वो कह रहे हम पासवर्ड नहीं बताएंगे, तुम उन्हें थप्पड़ मार सकते हो? या वो जो नहीं दिखा रहे तुम कुछ नहीं कह सकते, सिर्फ रिपोर्ट में मेंशन कर देना कि जी मैंने इनसे इंफॉर्मेशन मांगी थी, इन्होंने मुझे नहीं दी। मैनेजमेंट अगर तुम्हें इंफॉर्मेशन नहीं दे रही अमित भाई, तो एब्सोल्यूट एश्योरेंस तुम दे पाओगे क्लाइंट को, या तुम भी रीजनेबल ही दे पाओगे? तुम एब्सोल्यूट दे ही नहीं पाओगे, तुम्हें भी क्या देना पड़ेगा? रीजनेबल। ऑडिटर मैनेजमेंट को फोर्स कर सकता है, थप्पड़ थप्पड़ मार सकते हैं मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए? नहीं, बस ऑडिटर क्या कर सकता है बताओगे? अगर वो इंफॉर्मेशन नहीं दे रही तो बस अपनी रिपोर्ट में लिख सकता है और कुछ नहीं कर सकता। बट सेकंड पॉइंट यही बदल देना जरा, अगर ये इन्वेस्टिगेटर होता, क्या वो फोर्स कर सकता है मैनेजमेंट को? आवाज नहीं आई? ऑडिटर नहीं कर सकता। ये हो गई लीगल लिमिटेशन। लीगल का मतलब लॉ अलाउ नहीं करता कि आप किसी को थप्पड़ थप्पड़ मार के उससे इंफॉर्मेशन निकलवाओ। प्रैक्टिकल लिमिटेशन, टाइम की प्रॉब्लम, हम सारा चेक करना भी चाहें, क्या लॉ मना करता? अच्छा, कोई बच्चा मुझसे कहता सर सैंपलिंग प्रैक्टिकल लिमिटेशन है या लीगल लिमिटेशन? देखो, लॉ मना करे तो लीगल लिमिटेशन, और तुम्हारे से नहीं हो पा रहा, टाइम का शॉर्टेज है, कोई प्रॉब्लम है, तो प्रैक्टिकल। लॉ नहीं मना करता सैंपलिंग करने को, लॉ नहीं कहता कि सारा चेक करो, लॉ तो तुम्हें कहता जो मर्जी करो, तुम्हारे पास टाइम नहीं है इसलिए तुम सैंपलिंग कर रहे हो। दिस इज अ प्रैक्टिकल लिमिटेशन। लॉ तुम्हें मना करता है कि कोई अगर तुम्हें मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन नहीं दे रही तो उन्हें फोर्स नहीं कर सकते। क्या बात क्लियर है? तुम्हें फोर्स करना अलाउड नहीं। तो दिस इज विच लिमिटेशन दोस्तों? लीगल। बोलो बच्चे, क्या बात क्लियर है? आवाज नहीं आई, मैं वेट कर रहा हूं बच्चों, मेरा डाउट सब बच्चे बताएंगे। क्या बात क्लियर है? हाँ जी। मैनेजमेंट ने, वही तीसरा पॉइंट भी मेरा सेम, मैनेजमेंट ने बहुत तगड़ा फ्रॉड किया है। मैनेजमेंट में भरे हुए हैं बेईमान लोग। सारे डायरेक्टर कौन है दोस्तों? बोलो, डिसऑनेस्ट लोग। व्हाट इज डिसऑनेस्ट? ऑनेस्ट के उल्टा है वर्ड है डिसऑनेस्ट। ईमानदार या बेईमान? सारे लोग बेईमान हैं बेटा। इन लोगों ने ऐसे ऐसे फ्रॉड कर रखी है। फ्रॉड में भी कंसील्ड, कंसील्ड का मतलब छुपाए हैं, ऐसे ऐसे फ्रॉड छुपाए हैं इतने सोफिस्टिकेटेड तरीके से। व्हाट इज सोफिस्टिकेटेड? बहुत बढ़िया प्लानिंग से फ्रॉड छुपाए हैं, बढ़िया बढ़िया स्कीम्स करके। और मुझे शक है कि फ्रॉड है, मैं वो फाइलें मांग रहा हूं, वो मुझे दिखा नहीं रहे। मैनेजमेंट में बेईमान भरे पड़े हैं सारे के सारे। इन्होंने इतने बड़े बड़े फ्रॉड्स करे हैं, कॉमन फास्ट, ऐसी ऐसी स्कीम्स लगा के फ्रॉड्स करे हैं। कोई बच्चा बोलेगा मैं क्या बोल रहा हूं? ऐसी ऐसी स्कीम्स लगा के फ्रॉड करे के मेरे बच्चे, मैं एग्जांपल देता हूं, इन्होंने फैब्रिकेटेड फेक डॉक्यूमेंट्स बनाए। कौन से डॉक्यूमेंट्स? फैब्रिकेटेड या फेक? मेरी तरफ देख के बोलना। क्या नकली डॉक्यूमेंट बनाना आसान है? लोग तो नकली मेडिकल रिपोर्ट भी गूगल से डाउनलोड कर लेते हैं और फिर डॉक्टर के पास चले जाते हैं। डॉक्टर साहब देखना मेरी शुगर इतनी हाई है, मेरा ब्लड टेस्ट भी खराब आया। डॉक्टर कहते हैं रिपोर्ट का किसने बनाई है? सर गूगल से बनवाई है। अगर आप ना बताओगे गूगल से बनवाई है, डॉक्टर को जाके अपनी मेडिकल रिपोर्ट दिखाओ, तो डॉक्टर क्या सोचेगा? जल्दी बोलो, डॉक्टर क्या मानेगा? आपकी रिपोर्ट सही। अगर उस गूगल से रिपोर्ट बनी है, रिपोर्ट गूगल बना रहा है, नकली रिपोर्ट्स हैं साहब। क्या गूगल मेडिकल रिपोर्ट नकली बना सकता है? या नकली इनवॉइसेस भी बना सकता है, नकली बिल्स भी बना सकता है? क्या एआई आपके लिए नकली परचेज बिल, नकली सेल बिल, नकली बैंक की एफडी बिल्कुल हूबहू असली की तरह बना सकती है? इतनी तरीके से बनाई है कि आप भी कॉमन फास्ट। लोग नकली करेंसी बना देते हैं, तो नकली डॉक्यूमेंट क्या चीज है? सत्यम का नाम याद है? बैंक में कभी किसी ने एफडी कराई है? एफडी, कॉमन फास्ट, एफडी। एफडी जब हम कराते हैं बैंक में पहले फिजिकल फॉर्म में, तो बैंक हमें एक एफडी सर्टिफिकेट देता है, यस और नो? सत्यम वालों ने 2007-8 में पूरा का पूरा अपने पास वो रख लिया था, प्रिंटर रख लिया, सॉफ्टवेयर तैयार कर लिया बैंक एफडी का। वो खुद ही सर्टिफिकेट प्रिंट आउट कर करके निकाल रहे थे एफडी के। उनके पास वो एफडी के नकली सर्टिफिकेट्स खुद ही प्रिंट किए जा रहे थे। कैसे पकड़ोगे? क्या कल की क्लास आप डॉक्यूमेंट्स की ऑथेंटिसिटी चेक कर सकते हो? या आप एक्सपर्ट नहीं हो, या आपके कॉम्पिटेंस का काम नहीं है? हम नहीं चेक कर सकते, यही बात यहां लिखी है। मैनेजमेंट आपके सामने फैब्रिकेटेड फेक डॉक्यूमेंट्स लाएगी। कल की क्लास ऑडिटर कोई एक्सपर्ट थोड़ी ना है, वो थोड़ी ना देख सकता है कि डॉक्यूमेंट्स ऑथेंटिक है या
ऑडिटर साहब आप ऑथेंटिक चीजें या अनऑथेंटिक चीजें, वैलिड है या इनवैलिड, आपको एक्सपर्ट थोड़े ना। ये ऑडिट की लिमिटेशन है। कोई बच्चा बताएगा मैनेजमेंट ने इतनी चालाकी से फ्रॉड किया, आप देख ही नहीं सक रहे। ये कौन सी लिमिटेशन है, प्रैक्टिकल या लीगल? आप नहीं पकड़ पा रहे कैसा फ्रॉड है। इतने जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स है कि आपको लग ही नहीं रहा कि वो फेक डॉक्यूमेंट्स है। ये कौन सी लिमिटेशन है? लॉ मना कर रहा है या आप खुद नहीं पकड़ पा रहे? तो ये कौन सी लिमिटेशन है, प्रैक्टिकल या लीगल? दिस इज अ प्रैक्टिकल लिमिटेशन। क्या बात क्लियर है? मेरा डाउट, सब बच्चे बताओ क्या आप इस बात से सहमत हो? इसमें आखिरी पॉइंट, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। सब बच्चे बताओ व्हाट इज रिलेटेड पार्टी? कंपनी से मिलती जुलती कोई पार्टी। हाँ जी, ध्यान से सुनना, मैं एक एग्जांपल देता हूं। कंपनी ने परचेज किया 50 लाख का रॉ मटेरियल, किससे? किसी PQR प्राइवेट लिमिटेड से। 50 लाख का माल खरीदा और 50 लाख की पेमेंट किसको करी? PQR प्राइवेट लिमिटेड को। परचेज बिल अवेलेबल है, कॉमन फास्ट परचेज बिल अवेलेबल है। माल आया था, इन गुड्स रिसीविंग डिपार्टमेंट कह रहा है माल आया था, प्रोडक्शन में यूज हो गया। सब बच्चे बताओ कोई प्रॉब्लम? पेमेंट भी हुई है, किसको हुई है पेमेंट? PQR। अब आप क्या करोगे जल्दी बताओ, अमित क्या करोगे? माल आया था, प्रोडक्शन में यूज हो गया, मेरे पास एक ही शॉर्टकट, एक ही सबसे इजी तरीका है। पेमेंट हुई है, PQR को बैंक स्टेटमेंट में दिख रहा है, किससे बात कर लें एक बार बताओ? PQR, इसको ये अलाउड है, आप सप्लायर से बात कर सकते हैं। मैंने PQR को फोन मिलाया, मैंने कहा हेलो, कहती या। मैंने कहा आपने हमारी कंपनी को 10 फरवरी को 50 लाख का माल सप्लाई किया था। यस। मैंने कहा, कहते हैं हमने बिल इशू तो किया था, परचेज बिल, कहते हो तो डुप्लीकेट भेज देते हैं। मैंने कहा नहीं, आर यू श्योर आपने 50 लाख का माल भेजा था? ये कहते यस ऑफ कोर्स। आपको पेमेंट मिल गई? या ऑफ कोर्स पेमेंट मिल गई। अमित और क्या करोगे? 50 लाख की पेमेंट हुई है, बुक्स में दिख रही है, माल आया बुक्स में दिख रहा है। थर्ड पार्टी कह रही है हां जी मैंने माल भेजा था, मुझे पेमेंट आ गई। कोई प्रॉब्लम? अगर मैं बोल दूं वो जो PQR है, जो थर्ड पार्टी है, वो हमारी कंपनी के जो डायरेक्टर हैं मिस्टर शुभम, शुभम के मामा जी की कंपनी है, कोई माल सप्लाई नहीं करती, सिर्फ नकली परचेज बिल भेज देती है और हम उन्हें क्या दे देती हैं? कॉमन फास्ट पेमेंट कर देती है। जिन्होंने कंपनी लॉ पढ़ा है, कंपनी से पेमेंट निकालना आसान है या बहुत मुश्किल है? बहुत मुश्किल। ऐसे पेमेंटें करके PQR को 50 लाख की पेमेंट चली जाती है, वो मामा जी की कंपनी है, वहां से जाके फिर हम शुभम जो हमारे डायरेक्टर हैं हमारी कंपनी के, वो मामा जी की कंपनी में जाते हैं, वहां से 50 लाख निकाल लेते हैं, विड्रॉ कर लेते हैं। ये चल रहा है, हमें कौन बताएगा? हमें कैसे पता लगेगा कि PQR प्राइवेट लिमिटेड मामा जी की कंपनी है? क्या शुभम बताएगा? भाई आवाज नहीं आई, मैं वेट कर रहा हूं। बिल अवेलेबल है, बुक्स में एंट्री है, बिल्कुल ठीक है। बोलो, क्या मैं बोल सकता हूं एंटिटी में एंटर इनटू? कोई बच्चा बताएगा मेरा एग्जांपल रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन? मामा जी के साथ ट्रांजैक्शन हुआ है, विच मे बी ओनली ऑन, किसी को समझ आया? पेपर ट्रांजैक्शन, माल आया था या सिर्फ परचेज बिल बना था? सिर्फ परचेज बिल बना था। ऑडिटर में भी, क्या मुझे पता है मामा जी है, रिलेटेड पार्टी मामा जी है, कि मुझे ये बात पता है? आई एम डोंट नो, मुझे इन रिलेशन के बारे में नहीं पता। ऑडिट प्रोसीजर में फेल, ऑडिटर तो ढूंढ भी नहीं पाएगा ये जो रॉन्ग डूइंग हो रही है। व्हाट इज रॉन्ग डूइंग? ये जो गलत काम हो रहा है, ऑडिटर ढूंढ पाएगा या ढूंढ ही नहीं पाएगा? ऑडिटर को तो पता ही नहीं लगेगा ये परचेजेस नकली हैं। रिलेटेड पार्टी के साथ मिलकर परचेजेस हो रही हैं, ऑडिटर कैसे ढूंढेगा? पकड़ना बड़ा मुश्किल है साहब। मेरा डाउट, अगर मैं आपको सम अप करूं, प्रैक्टिकल लिमिटेशन, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, ऑडिटर ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस थ्रू, बट देयर आर प्रैक्टिकल एंड, बेटा ऑडिटर सारा चेक नहीं कर पा रहा, ये सैंपलिंग कैसी लिमिटेशन है? प्रैक्टिकल। ऑडिटर मैनेजमेंट को फोर्स नहीं कर सकता, जो देंगी बस वही चेक करो, ये कौन सी लिमिटेशन है? लीगल। ऑडिटर को हो सकता है मैनेजमेंट बहुत डिसऑनेस्ट लोगों से भरी पड़ी हो, उसे झूठ इंफॉर्मेशन दे दे, ये भी कैसी लिमिटेशन? ऑडिटर डॉक्यूमेंट्स की ऑथेंटिसिटी चेक नहीं कर सकता, ये भी कौन सी लिमिटेशन है? प्रैक्टिकल। लास्ट में हो सकता है रिलेटेड पार्टी के साथ मिलकर पेपर पे सिर्फ ट्रांजैक्शन किया जाए, ऑडिटर उसे भी ढूंढ ना पाए। अगेन दिस इज ऑल्सो विच लिमिटेशन? बताओ, प्रैक्टिकल। वो मना थोड़े ना कर रहे हैं ढूंढने को, तुम ही नहीं ढूंढ पा रहे। इन सब कारणों की वजह से भाई और बहनों, क्या मैं बोल सकता हूं फास्ट फास्ट? भाई आवाज नहीं आई। ऑडिटर कौन सी एश्योरेंस नहीं दे सकता? कौन सी दे सकता है?
चलो मेरे साथ सम कब करो, दो बड़ी लिमिटेशन निपट गई। पहली लिमिटेशन तुम्हें पता है जयंत ना जयंत पेपर में 2 अटेम्प्ट पहले या 3 अटेम्प्ट पहले सिर्फ ये जो पहला पॉइंट है ना, नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, 4 नंबर कह रहा हाउ कैन नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग विद द लिमिटेशन ऑफ ऑडिट। सिर्फ ये 1 पॉइंट 4 नंबर पे पूछ लिया। बोलो आवाज नहीं आई? स्टोरीज ठीक चल रही हैं? थोड़ी और फनी बनाऊं? वो तो मेरे पास स्टोरीज भरी पड़ी हैं, टेंशन नहीं लेना। हाँ जी, मेरा नाम इस स्टोरी बाज है, स्टोरी तो जितनी मर्जी ले लो आप मेरे से। कैन वी प्रोसीड? हाँ जी, चलो नेक्स्ट पॉइंट पे। कल का पॉइंट किसको याद है? ऑडिट इन्वेस्टिगेशन होती है या नहीं होती? तो बताओ, ऑडिट इज नॉट एन, ऑडिटर डज नॉट हैव द पावर ऑफ सर्च। क्या वो लोगों को ओथ पे एग्जामिन कर सकता है या नहीं कर सकता? नहीं कर सकता। देयरफॉर एब्सोल्यूट अश्योरेंस। क्या ये पॉइंट रिपीटेटिव है कल की क्लास पे बेस्ड? आवाज नहीं आई? बच्चों मुझे एक बात का जवाब देना, सब बच्चे बोर्ड पे देखो। मेरा चौथा पॉइंट, टाइमलीनेस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड डिक्रीज इन रिलेवेंस ओवर टाइम। बच्चों मुझे बताना, परसों का न्यूज़पेपर आज किसी काम का है? डे बिफोर यस्टरडे का न्यूज़पेपर आज किसी काम का है? आज हो गई है 25 फरवरी, 23 फरवरी का न्यूज़पेपर आज वैल्यू रखता है या उसकी वैल्यू आज बहुत कम हो गई है? सिर्फ 2 दिन पुराना न्यूज़पेपर वैल्यू कम हो गई है? क्या समझ आता है? क्या मैं बोल सकता हूं इंफॉर्मेशन की वैल्यू समय के साथ साथ, इंफॉर्मेशन की रिलेवेंस समय के साथ साथ डिक्रीज होती है? सब बच्चे बताओगे अभी कौन सा साल खत्म हो चुका था? 24-25। 24-25 का प्रॉफिट आज कंपनी ने दिखा दिया तुम लोगों को 100 करोड़ का। अब सबका ध्यान कौन से प्रॉफिट पे है? सब बच्चे बताओ, आज कौन से प्रॉफिट पे सबका ध्यान है? 26-27 नहीं सॉरी 25-26 के प्रॉफिट पे सबका ध्यान है या 24-25 के? क्या मैं बोल सकता हूं 24-25 का प्रॉफिट आज उतना ज्यादा रिलेवेंट नहीं है जितना रिलेवेंट किसका प्रॉफिट है दोस्तों? बोलो 25-26। क्या बोलती है पब्लिक? मेरी बात समझ आया? क्या आप इस बात से सहमत हो? इंफॉर्मेशन की रिलेवेंस समय के साथ साथ कम होती है। डू यू एग्री? सेकेंड पॉइंट किसको याद है? ऑडिटर कांट वेरीफाई ईच एंड एवरी मैटर। हाँ जी, मेरा डाउट भाई, मुझे एक शक हो रहा है जयंत, मेरी वाइफ है ना, वो चॉकलेट्स बहुत खाती है। मेरी वाइफ को चॉकलेट्स खाने की इतनी गंदी आदत है, सुबह दोपहर शाम, ज्यादातर वो रात को खाती है जब मैं सो जाता हूँ, क्योंकि मेरे सामने खाती है तो मेरे से डांट खा लेती है, उसको खाने की आदत है। और एक अच्छी महंगी चॉकलेट्स। मैं सोच रहा हूँ कि इन्वेस्टिगेटर बैठाऊं कि जरा देख के बता बीवी चॉकलेट्स कब खा रही है। मेरे एक इन्वेस्टिगेटर को बोला, कहता मैं आपकी वाइफ पे नजर रखूंगा कि वो कितनी चॉकलेट्स खा रही है, कब खा रही है। कहता मैं 24 घंटे उस पर नजर रखूंगा। मैंने कहा रख ले। अब बात समझना। मैंने कहा फीस कितनी लेगा? कह रहा 24 घंटे 365 दिन आपकी बीवी पे नजर रखूंगा, 10 लाख रुपए दे देना पर मंथ। चॉकलेट्स खाती है वो 10,000 रुपए की, वो फीस मांगना 10 लाख रुपए। कुछ समझ आया मैं क्या कहना चाह रहा हूं? इन्वेस्टिगेटर अच्छा है, वो चेक करके बता देगा बीवी कितनी चॉकलेट्स खा रही है, लेकिन भाई खा कितने की रही है, कब कब खा रही, खा कितने की रही है? 10,000 रुपए की। क्या 10,000 की एविडेंस को पकड़ने के लिए 10 लाख की फीस देना सही बात है या गलत बात है? आवाज नहीं आई? कई बार कोई चीज हमें चाहिए बट उसे लेने के लिए जो कॉस्ट आएगी वो बहुत ज्यादा। हमें क्या करना चाहिए अमित? हमें जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, कॉमन फास्ट, हमें एक बैलेंस बनाना पड़ेगा। हमें इंफॉर्मेशन कैसी चाहिए? फास्ट बोलो, रिलायबल। बट रिलायबल के साथ साथ अगर उसमें कॉस्ट बहुत ज्यादा आ रही है तो कॉस्ट ज्यादा खर्चा नहीं करना। मेरा डाउट, हमें कॉस्ट ज्यादा खर्चा नहीं करना, हमें बैलेंस बनाना है। हमें ज्यादा पुराना डेटा भी नहीं चाहिए, हमें रिलायबल डेटा चाहिए, साथ में कॉमन फास्ट, उस पर ज्यादा खर्चा भी नहीं करना। मेरे आर्टिकल बोला सर सेल्स में फ्रॉड है कंपनी के। मैंने कहा चेक कर दे। कह रहा सर सेल्स है 500 करोड़ रुपए की, इसमें मुझे उम्मीद है कि फ्रॉड है। मैंने कहा कितने का फ्रॉड है? कह रहा 1 करोड़ के आसपास का फ्रॉड है। कहते सर चेक कर दूंगा, 6 महीने लगेंगे। 1 करोड़ का फ्रॉड ढूंढने में 6 महीने, उसके शक है 1 करोड़ का फ्रॉड है। कह रहा 6 महीने में ढूंढ के बता दूंगा। मैंने कहा पैसे, कह रहा 5 लाख रुपए दे देना।
6 महीने सर लगूंगा इस कंपनी का फ्रॉड ढूंढने में, मुझे 5 लाख रुपए दे देना। कितने का फ्रॉड ढूंढेगा? फीस कितनी मांग रहे हैं? 5 लाख। सब बच्चे बताओ, मेरे को खुद का क्लाइंट जो ऑडिट फीस दे रहा है पूरे ऑडिट के 2 लाख रुपए दे रहे हैं। किसी को मेरे एग्जांपल समझ आ रहे हैं मैं जो बोलना चाह रहा हूं? हाँ, मैं मानता हूं वो फ्रॉड ढूंढना हमारे लिए रेलेवेंट है, बट उसमें जो कॉस्ट आ रहा है बहुत ज्यादा है। हमें क्या बनाना है दोस्तों बोलो? मैंने इसको बोला तू ना फ्रॉड ढूंढ, लेकिन सैंपलिंग करके ढूंढ ले, सारा मत चेक कर, थोड़ा सा चेक कर दे, मैं तेरे को 50,000 रुपए तक दे दूंगा भाई, इसमें फ्रॉड ढूंढ के बता दे मेरे को। कह रहा है इसमें तो फिर मैं आपको रीजनेबली ढूंढ के दे सकता हूं। मैंने कहा हमें रीजनेबली दे दे, हमें कौन सा एब्सोल्युटली बताना है। किसी को मेरी बात समझ आया? तो दोस्तों इंफॉर्मेशन का रेलेवेंस, जल्दी बोलो, समय के साथ साथ। कौन सा एग्जाम्पल दिया था मैंने? समय के साथ साथ इंफॉर्मेशन का रेलेवेंस कम हो जाता है। अब न्यूज़पेपर से याद रखना। अच्छा, मेरा कई बार कॉस्ट ज्यादा आती है एविडेंस लेने के लिए, कमन फास्ट। कौन सा एग्जाम्पल? चॉकलेट वाला एग्जाम्पल याद रहेगा। कॉस्ट ज्यादा आती है इंफॉर्मेशन लेने के लिए, तो आपको बैलेंस बनाना है। बोलो बच्चे, क्या बात क्लियर है? लो जी, मॉड्यूल में एक एग्जाम्पल दे रखे, सब बच्चे बोर्ड पे देखना। ये एग्जाम्पल खुद पढ़ के आओ, मैं पानी पी रहा हूं तब तक। मॉड्यूल का एग्जाम्पल है इस पॉइंट को लेके, जल्दी। मैं वेट कर रहा हूं, जल्दी से। पढ़ा आपने ये एग्जाम्पल? आईसीआई का एग्जाम्पल क्या है? ऑडिटर ऑडिट कंपनी फॉर 3 years। इन 3rd year ऑडिटर रिलाय कर रहा है किसी इंफॉर्मेशन पे जो 2nd year में मिली थी। एग्जाम्पल, पिछले 2 साल से मैं इनका ऑडिट कर रहा हूं, ये कौन सा साल है अब? तीसरा। पिछले 2 साल से इनका सिक्योरिटी गार्ड बड़ा जेन्युइन बंदा है भाई साहब, गेट पे खड़ा होता है, कोई भी चोरी करने का सोच नहीं सकता। क्यों? क्योंकि सिक्योरिटी बड़ी सॉलिड है। सिक्योरिटी गार्ड में भैया, सिक्योरिटी गार्ड अंकल है, बड़े जेन्युइन अंकल है, हर किसी की चेकिंग करते हैं। तो बेटा 2 साल से मैं उन्हें ऑब्जर्व कर रहा था, तीसरे साल में ना मैंने विश्वास कर लिया कि जैसे 2 साल में सिक्योरिटी अच्छी हुई थी, तीसरे साल में भी अच्छी हुई। ये मैं विश्वास कर रहा हूं, मैं चेकिंग नहीं कर रहा चोरी की, मैं विश्वास कर रहा हूं जैसे पिछले 2 साल में चोरी नहीं हुई। मेरी सेकंड लाइन सुनना, इन 3rd year ऑडिटर रिलाई ऑन सम इंफॉर्मेशन। मैंने किस इंफॉर्मेशन पर रिलाई किया कि पिछले 2 साल में चोरी नहीं हुई, अंकल अच्छे हैं, तो इस साल भी चोरी नहीं होगी। क्या ऐसा पॉसिबल है? कुछ नया हो गया। क्या नया हो गया? कंपनी ने अंकल को निकाल दिया, अब कोई चौकीदार है ही नहीं। इस साल कोई चौकीदार नहीं है, 2nd year के एंड पे ही अंकल को निकाल दिया था। न्यू इवेंट समझ आया? अंकल को निकाल दिया। बताओ, अब अंकल को निकाल दिया, इस साल कोई चौकीदार है ही नहीं, क्या इस साल सिक्योरिटी हुई होगी? नहीं हुई। तो पिछले साल की अच्छी सिक्योरिटी मेरे किसी काम की है या नहीं है? पिछले 2 साल में अच्छी हुई थी तो हुई होगी ना भाई। तीसरे साल में तो गार्ड ही नहीं है, तो पिछले 2 साल की इंफॉर्मेशन तो मेरे किसी काम की है ही नहीं। हेंस, लाइन पढ़ना मैंने क्या लिखा, हेंस इंफॉर्मेशन लूजेस टाइमलीनेस। इंफॉर्मेशन की रेलेवेंस खत्म हो गई। क्यों खत्म होगी? जब सिक्योरिटी गार्ड ही नहीं है तो उसकी सिक्योरिटी वाली वैल्यू, रिपोर्ट की कोई मेरे लिए वैल्यू भी नहीं है, रिलायबिलिटी भी नहीं। क्या एग्जाम्पल समझ आए? फास्ट फास्ट भाई, जरा सम अप करने की वेट कर रहा हूं मैं। मैंने कितनी लिमिटेशन निपटा दी? जल्दी, कितनी हो गई? कितनी हो गई? 4। पहले लिमिटेशन, आखिरी पे जाएंगे 2-3 मिनट में। मैं वेट कर रहा हूं सब बच्चों से। पहली लिमिटेशन फास्ट। क्या प्रॉब्लम है नेचर ऑफ फाइनेंशियल लिमिटेशन? ध्यान से, मैनेजमेंट बहुत सारी क्या लेती है, लेकिन उन जजमेंट्स में सब्जेक्टिव डिसीजंस होते हैं, अनसर्टेनिटी होती है। कीवर्ड्स याद रहेंगे। सेकंड, ऑडिट असम्पशन पे होती है कि मैनेजमेंट अपनी 2 रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्नॉलेज करती है। कौन सी? वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे एज पर एफआरएफ, और दूसरा बट इंटरनल कंट्रोल की तो अपनी बहुत सारी एग्जाम्पल है। कोलूजन का, 2 लोग आपस में मिलकर फ्रॉड कर रहे हैं। नेक्स्ट, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। ऑडिट में बेटा प्रैक्टिकल लिमिटेशन भी हैं, और पहले प्रैक्टिकल का एग्जाम्पल हम सारा चेक करेंगे या सैम्पलिंग करेंगे। लीगल का एग्जाम्पल, अगर मैनेजमेंट कोई चीज़ नहीं दे रही, क्या हम उन्हें फोर्स कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हमें क्या मैनेजमेंट में फ्रॉड हो सकता है? बहुत कंसीलमेंट, क्या बंदे बेईमान हो सकते हैं, वो इतने तरीके से फ्रॉड करें, हम ढूंढ ही नहीं पा रहे। उन्होंने हमारे सामने फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट्स, फेक डॉक्यूमेंट्स रख दिए, हम उसकी जेन्युइननेस चेक ही नहीं कर पा रहे, क्योंकि हम कोई एक्सपर्ट थोड़े ना है। क्या बात क्लियर है? लास्ट में हो सकता है मैनेजमेंट के कोई मामा जी के साथ कंपनी ट्रांजेक्शन कर रही हो, बट हमें बताई ही ना, वो फ्रॉड चल रहा है, हमें पता ही नहीं लग रहा। क्या बात क्लियर है? ऑडिट इन्वेस्टिगेशन नहीं होता, हमारे पास कोई सर्च की पावर थोड़ी ना है, हम किसी को ओथ पे एग्जामिन थोड़ी ना कर सकते हैं।
समय की वैल्यू, इंफॉर्मेशन की वैल्यू समय के साथ साथ कम होती जाती है। हमें कॉस्ट का भी ध्यान रखना है, कहीं ऐसा ना हो कि इंफॉर्मेशन लेने के लिए हमारी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई चली जाए। क्या बात क्लियर है? यहाँ एग्जाम्पल क्या दिया था इन्होंने, हो सकता है 2 साल की इंफॉर्मेशन तीसरे साल किसी काम ही ना आए। बोलो, अरे आवाज नहीं आई, अरे जोर से बोलो, अरे सारे बोलो, अरे जाग रहे हो? हाँ जी, कोई बात रिपीट तो नहीं कर रहा मैं बार बार? हर लाइन में नया एग्जाम्पल आ रहा है? भाई आवाज नहीं आई? मैं तो वेट कर रहा हूं, जैसे आप बोलोगे मैं बताऊंगा। मेरे साथ जरा आखिरी लिमिटेशन पे आओगे। और टॉपिक खत्म, क्वेश्चन शुरू। टॉपिक खत्म, क्वेश्चन शुरू। एक क्वेश्चन आज आप मुझे क्लास में भी लिख के दिखाओगे, 10 मिनट लगाएंगे। क्या कहती है पब्लिक? सर स्पीड इतनी स्लो रखोगे? नहीं बेटे, ये तो अभी जलवा है। स्पीड तो देखो, स्पीड मैं नहीं बढ़ाऊंगा, स्पीड ग्रेजुअली बढ़ेगी। ग्रेजुअली समझते हो ना? जब सारे वर्ड्स आपको समझ आने शुरू हो गए तो स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। रिमेंबर, जिन्होंने लॉ पढ़ा है, शुरुआत में कंपनी लॉ की जब किताब पढ़ते थे तो 2 पेज होते थे। एक टाइम ऐसा आया 6-6 पेज होने शुरू हो गए थे। वो ग्रेजुअली बढ़ती है, मैंने एकदम थोड़ी ना बढ़ाई। जयंत कह रहा है एक दिन 8 पेज भी कराए थे। सेकेंड लास्ट क्लास कौन सा टॉपिक चल रहा था? एलएलपी? नहीं, फॉरेन कंपनी। 8 पेज हुए थे, मैंने रोक दिया। मैंने कहा बस करो, आधा घंटा पढ़ा था। बच्चे कह रहे कराओ खत्म कराओ। ना भाई ना। अच्छा यार, एक बात का जब आप देना, जो फ्यूचर इवेंट्स होते हैं, फ्यूचर, तुम सब बच्चे वेदर फोरकास्ट यूज करते हो? वेदर फोरकास्ट, फोरकास्ट कहते हैं कल बारिश आएगी, कल रेन आएगी। सब बच्चे बताओ, क्या फोरकास्ट 100% एक्यूरेट होती है या फ्यूचर अनसर्टेन होता है? फोरकास्ट कह रहे हैं कल बारिश आएगी, कंफर्म्ड है बारिश आएगी, या अनसर्टेनिटी है? आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती। क्या मेरे बच्चों मेरी बात समझ आते हैं? फ्यूचर इवेंट्स और कंडीशन, कुछ ऐसे इवेंट्स अब सोचो जो एंटिटी को बर्बाद कर दे। कोई ऐसा इवेंट जो अभी तो नहीं है, फ्यूचर में आएगा, बट एंटिटी को क्या कर सकता है दोस्तों? वो बोलो, एडवर्सली इफेक्ट। ऐसा इवेंट क्या हो सकता है? सुनो, एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू बिजनेस में बी अफेक्टेड ड्यू टू बुलेट 1, 2, 3। फ्यूचर में हो सकता है मार्केट कंडीशन बदल जाए। आज बूम है, कल क्या पता रिसेशन आ जाए। हो सकता है कोई नया प्रोडक्ट आ जाए, कोई नया मॉडल आ जाए, बिजनेस का पूरा मॉडल आ जाए। हो सकता है कोई ऐसा एडवर्स इवेंट आ जाए कि कंपनी कमन फास्ट फ्यूचर में बर्बाद हो जाए। ऑडिटर बिजनेस में इवन सीज टू एग्जिस्ट इन ऑडिटर कांट गारंटी फ्यूचर। मैं कुछ वेट कर रहा हूं आप लोगों की। ऑडिटर फ्यूचर पे कमेंट कर सकता है या नहीं कर सकता है? ऑडिटर कभी फ्यूचर पे कुछ नहीं कह सकता। एक दुकानदार का मैं ऑडिट कर रहा हूं, सब बच्चे, एक दुकानदार का मैं ऑडिट कर रहा हूं, मोनोपोली है उसकी उस मार्केट में। मैंने ऑडिट किया, सब कुछ सही है, मैंने बोल दिया भाई सब कुछ सही है, फ्यूचर में भी सब कुछ सही ही होगा। लेकिन बेटा फ्यूचर में भी सब कुछ सही होगा। सब बच्चे बोलो, क्या फ्यूचर में कोरोना दोबारा आ सकता है? क्या दुकान का शटर डाउन हो सकता है? कोरोना इज एडवर्स इवेंट। दुकानदार बेचता था घर का सामान, ब्रेड बटर, बहुत भीड़ होती थी। जेप्टो आ गया, ब्लिंकिट आ गया। जेप्टो ब्लिंकिट किसके एग्जाम्पल है दोस्तों? बोलो, नया बिजनेस मॉडल आ गया। किराने की दुकानदार जिसके पास कभी भीड़ होती थी, आज बर्बाद हो रहा है। क्या बात क्लियर? नया प्रोडक्ट, एक कंपनी ने फोन निकाला, उसका फोन पागलों की तरह बिक रहा है। कंपनी कह रही है, मैंने कहा कंपनी आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी चल रही है, बट क्या कॉम्पिटिटर जिस दिन कोई नया प्रोडक्ट अच्छा ले आया, कोई बच्चा समझ गया होगा मेरी बात, जिस दिन किसी हमारे कॉम्पिटिटर ने नया प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, कॉमन फास्ट क्या होगा? हमारा बिजनेस हो सकता है बंद हो जाए। बट ऑडिटर ने कहा था सब कुछ सही है। ऑडिटर कभी फ्यूचर में थोड़ी ना कह सकते हैं। सब सोच के जरा देखना, मैं प्रैक्टिकल चीजों से रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूं। कोई बंदा एयरटेल का ऑडिट कर रहा है, अमित एयरटेल का ऑडिट कर रहा है पिछले 15 साल से। इमेजिन दोस टाइम जब वो नहीं आया था, जियो नहीं आया था। एयरटेल की क्या मोनोपोली थी मार्केट में, बहुत अच्छा ब्रांड माना जाता था, एयरटेल की परफॉर्मेंस सही थी। अमित ने रिपोर्ट लिखी, एयरटेल की परफॉर्मेंस वेरी गुड। अमित की रिपोर्ट पढ़ के यूजर्स को भी लग रहा है एयरटेल बढ़िया कंपनी है, फ्यूचर भी अच्छा ही जाएगा। अचानक एक दिन मोदी जी आते हैं न्यूज़पेपर में जियो की ऐड लेकर, और जियो ऐसे प्लान लाता है, किसी को मेरी बात समझ आ गई होगी, जियो ऐसे प्लान लाता है कि कॉमन फास्ट किसके ऊपर खतरा आ गया था,
एयरटेल के सर्वाइवल पे खतरा आ गया। फ्यूचर अनसर्टेन है, ऑडिटर भी फ्यूचर पे गारंटी नहीं दे सकता। आज मैं कह सकता हूं वैभव फिलहाल क्लासेस बहुत अच्छी चल रही है, कल कैसी चलेंगी ये मैं कैसे कह सकता हूं? आवाज नहीं आई? फ्यूचर का पता नहीं है, क्या पता कोरोना आ जाए, सब कुछ बंद हो जाए, ये सारी जगह ऐसी पड़ी रह जाए। बेटा ईरान और यूएस में वॉर हो रहा है, पता लगा यूएस का कोई बम आके इंडिया पे गिर जाए और यहीं रिठाला स्टेशन पे गिर जाए। मेरे दोस्तों, मेरी बात मुझे बहुत पसंद है जब वॉर होती है, मैंने तुम्हें लॉ में बताया था। अब शेयर मार्केट में मजा आएगा, मैं तुम्हें हिंट देता रहूंगा कब लगाना, पैसे तैयार रखना जिन्हें लगाने हैं। मैं डबल का एश्योरेंस नहीं दूंगा, बट रीजनेबल एश्योरेंस दूंगा कि पैसे मल्टीपल हो जाएंगे। हाँ जी, ये टाइम है पैसे को ग्रो करने का। थोड़ा सा माहौल और खराब होने दो, जितना माहौल खराब होगा सेंटिमेंट्स उतने बिगड़ेंगे, उतना बाजार गिरेगा। सर मेरे पास तो स्ट्रैटेजी है ना, बाजार गिरता है तो भी कमाना है, बाजार बढ़ता है तो भी कमाना है। अभी बाजार गिरने की प्रोबेबिलिटी है। हाँ जी, सब बच्चे बोर्ड पे देखो, क्या बात क्लियर है? आओ जी, फ्यूचर इवेंट्स क्लियर है। सर फ्यूचर इवेंट्स ऑडिट की लिमिटेशन कैसे हुआ? जयंत जवाब देना, फ्यूचर इवेंट ऑडिट की लिमिटेशन कैसे हुआ? ऑडिटर को लग रहा है सब कुछ सही है, आज ऑन 31 मार्च ऑडिटर को लग रहा है सब कुछ सही है, ऑडिटर ने रिपोर्ट में लिख दिया एवरीथिंग इज ओके, लेकिन आज रिपोर्ट देके ऑडिटर घर चला गया कल सुबह। कुछ भी ऐसा हो सकता है कि उसकी रिपोर्ट की रिलेवेंस बेकार हो गई। क्या मेरे बच्चों जवाब दो, बात समझ आई या नहीं आई? तो आओ जी, ऑडिट के साथ हम सारी लिमिटेशंस को पक्का करते हैं। कंक्लूजन पहले पढ़ लो, फिर लिमिटेशंस को पक्का करेंगे। ड्यू टू दी अबव इनहेरेंट लिमिटेशंस, जल्दी, ऑडिटर कांट गारंटी दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम, या वर्ड लर्न करना, ऑडिटर कभी क्या नहीं दे सकता? गारंटी। या ऑडिटर कभी क्या नहीं दे सकता? एब्सोल्यूट एश्योरेंस। सब बच्चे मेरे साथ बोलो, क्या पॉइंट्स क्लियर है? आवाज नहीं आई? अरे जोर से बोलो, क्या पॉइंट्स क्लियर है? हमने एक बड़ा टॉपिक निपटा दिया, कौन सा? इनहेरेंट लिमिटेशन। कितनी लिमिटेशन है सब बच्चे बताओ, हेडिंग कितनी है? 5। कोई बच्चा मेरे साथ ट्राई करेगा? पहली हेडिंग नेचर ऑफ, अच्छा तुम कहोगे तो मैं इन हेडिंग्स के भी निमोनिक्स बना के लाऊंगा। निमोनिक्स चाहिए हेडिंग के? नहीं, बन जाएंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, तुम कहोगे तो बना दूंगा। बट फिर ऐसा नहीं लग रहा सुरभि के ऑडिट में ज्यादा फनी बातें, स्टोरीज, निमोनिक्स, ये ऑडिट के सब्जेक्ट के साथ क्या कर रहे हो सर आप? सब्जेक्ट की सीरियसनेस खत्म कर रहे हो। हाँ अमित, गलत बात नहीं हो जाएगी? ये ऑडिट का नाम बदल दे, ऑडिट को बना दे अमेजिंग ऑडिट। बोलो नहीं, मैं तो स्टोरीज बना बना के दुखी कर दूंगा तुम्हें। देखो स्टोरीज होती हैं, क्लास में तुम्हारा इंटरेक्शन लगा बना रहे। लो जी, डरा के थोड़े ना पढ़ाना है, ओए ध्यान से पढ़ो, मैं क्वेश्चन पूछूंगा। मेरे को नहीं पढ़ाना ऐसे, ध्यान से नहीं पढ़ाना। स्टोरीज सुनो, अपने आप क्लियर होती जाएंगी बातें। आओ देखो, एक बच्चे बुक्स नेक्स्ट वीक में मिल जाएंगी आपको, क्या बात क्लियर है? हाँ जी मेरे दोस्तों, कल हमने स्कोप पढ़ा था, आज हमने क्या पढ़ा? कॉमन फास्ट ऑडिट। मेरे दोस्तों सब बच्चे बोर्ड पे देखो। हाँ जी ओके, जनवरी 25 के आरटीपी का क्वेश्चन है, सब बच्चे रीडिंग मारेंगे क्वेश्चन की। आरएसटी क्लास क्वेश्चन खुद पढ़ो, मैं वेट कर रहा हूं। यहां तक स्टोरी है, यहां से डिमांड शुरू होती है। पहली डिमांड, ऑडिट के ऑब्जेक्टिव बताओ 200 के हिसाब से। ऑल्सो एक्सप्लेन व्हाई ऑडिटर कैन ओनली रीजनेबली रादर देन एब्सोल्युटली एश्योर दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम इन द गिवन ऑफ द गिवन सिचुएशन। इस सिचुएशन के कंटेक्स्ट में बताना है। ऑब्जेक्टिव बता देंगे, रीजनेबल एश्योरेंस लेना दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल स्टेटमेंट्स,
और सेकंड टू कंक्लूड टू रिपोर्ट, है ना, ये तो ऑब्जेक्टिव हो गया। आप बताओ, हमें कह रहे हैं बताओ ऑडिट क्या क्या कह रहे हैं, हम रीजनेबल एश्योरेंस क्यों देते हैं, एब्सोल्यूट क्यों नहीं देते, इस क्वेश्चन के कंटेक्स्ट में बताना है, सारी लिमिटेशन नहीं लिखनी। ये कौन सी लिमिटेशन है बताओगे? ये क्या इनहेरेंट लिमिटेशन नंबर 1 में ही था या सेकंड में था? ये कोलूजन का एग्जाम्पल है क्या? यही एग्जाम्पल मैंने पढ़ाया था अभी। सर एग्जाम्पल सेम कैसे हो सकता है, जल्दी बताओ। एग्जाम्पल जो आरटीपी में एग्जाम्पल है वही मैंने क्लास में कैसे पढ़ाया? मॉड्यूल के एग्जाम्पल्स मैं सारे पढ़ाऊंगा, मॉड्यूल की कोई भी इलिस्ट्रेशन में नहीं छोड़ूंगा। क्या बात क्लियर है? देखो वही इलिस्ट्रेशन क्वेश्चन बन के आ रही है। क्या मुझे जवाब दोगे इस क्वेश्चन में क्या क्या आएगा? फास्ट फास्ट भाई, आवाज नहीं आई, फास्ट फास्ट। पहले तो मुझे क्या लिखने हैं? हाँ जी, मैंने हेडिंग डाला, पहले तो क्या लिखने हैं मुझे? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट। हमेशा याद रखना क्वेश्चन की शुरुआत किसके साथ होनी चाहिए? एज पर ऐसे। अभी तुम्हें 200 का नाम याद नहीं हुआ तो 200 का नाम मत लिखो, एज पर ऐसे 200। हाँ जी, फॉलोइंग आर दी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट। लो जी बताओ ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट। पहला ऑब्जेक्टिव टू ऑब्टेन, जल्दी बोलो, रीजनेबल अश्योरेंस as to whether financial statements are free from material misstatements, thereby enabling auditor to express an opinion as to whether financial statements are prepared, हाँ जी, as per applicable बच्चों क्या मैंने सारे कीवर्ड्स का ध्यान रखा? कोई कीवर्ड छोड़ा तो नहीं है? एंड बी टू कम्युनिकेट, हाँ जी, ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, नहीं सॉरी, टू कम्युनिकेट के बाद क्या लाइन थी? टू कम्युनिकेट फाइंडिंग्स as required by ऑडिट स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं होए, as required by। हाँ, दोनों बातें मैंने शॉर्ट में लिख दिया। क्लियर? ये मेरा ऑब्जेक्टिव हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन की सेकंड पार्ट पे। कह रहे जी, हाँ जी, इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रोवाइड एब्सोल्यूट अश्योरेंस इन ऑडिट ड्यू टू फॉलोइंग लिमिटेशंस। मेरा आप सबसे क्वेश्चन है, सारी लिमिटेशन लिखनी है या सिर्फ इस क्वेश्चन के कंटेक्स्ट में चलना है? ये कौन से नंबर लिमिटेशन है बताओगे? फर्स्ट वाली, नेचर ऑफ फॉलोइंग लिमिटेशन, नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। क्या बात क्लियर है मेरे दोस्तों? बताना इसमें पहला पॉइंट क्या था? हाँ जी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड and presented as per, हाँ जी, as per management's judgment, which are, हाँ जी, which are subjective and involve uncertainties। ये तो हो गया मेरा पहला पॉइंट। दोस्तों मेरी हेल्प करो सब बच्चे बोलने में। ये मेरा पहला पॉइंट हो गया। सेकेंड, audit is based on the premise that management acknowledge its responsibility, हाँ जी, bullet A, to prepare financial statements as per applicable FRF। B, to design and implement internal control system। हाँ जी, थोड़ा और एलैबोरेट कर सकती है। हाँ जी, बट पॉइंट नंबर सी, हाउएवर
and there are some limitations of internal control system. For instance, collusion among employees may override control. बच्चों, क्या मैंने बुक की भाषा लिख दी? कोलूजन की वजह से कंट्रोल्स ओवरराइड हो सकते हैं, as in the given क्वेश्चन. अब क्वेश्चन में क्या हुआ है दोस्तों? हाँ जी, क्वेश्चन में क्या लिख दिया? कंपनी का एक क्वेश्चन कहां गया? हाँ जी, कंपनी का एक डिपार्टमेंट है जी, गुड रिसीविंग डिपार्टमेंट्स. हाँ जी, 2 एम्प्लॉइज मिल गए, परचेज मैनेजर, और क्या किया इन्होंने? कंट्रोल्स को फेक इनवॉइसेस बनाए. इन द गिवन क्वेश्चन, 2 एम्प्लॉइज ऑफ एन एंटिटी colluded, हाँ जी, and made fake invoices and paid for those purchases which were fake. This is an instance of collusion in the given problem, due to which absolute assurance is not possible. ज़्यादा तो नहीं लिख दिया मैंने? हाँ जी, मेरा सवाल, ये जनवरी 25 का क्वेश्चन है. आप सब बच्चे बताना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ. मेरे को आंसर लिखने में मैं क्या कहना चाह रहा था. कोई ऑब्जर्व कर रहा है मेरी राइटिंग में? हैंड राइटिंग को मत देखना. मैं क्या कहना चाह रहा हूँ बताओगे? क्या आपके वर्ड्स वही होने चाहिए जो समरी में है या जो बुक में है? मैं बुक पे लोड नहीं डाल रहा. समरी वाले वर्ड तो रख सकते हो, समरी में सारे मैंने वही वर्ड लिखे जो बुक में है. क्या बात क्लियर है? लो जी, ये क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिया. मई 24 का क्वेश्चन है, जेके लिमिटेड. सब बच्चे इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे अब. लिस्ट आउट द फैक्टर्स जिनकी वजह से इंटरनल लिमिटेशन है और ऑडिटर गारंटी नहीं दे सकता. सब बच्चे मेरी तरफ देखो, जहां मैंने लाइन डाली है यहां तक सिचुएशन फ्यूचर इवेंट्स की बात हो रही है. हुआ क्या है, कंपनी है, पेजर आते थे, किसी को याद हो पहले जमाने में देखे थे किसी ने? छोटी सी डिवाइस होती थी, छोटी सी पेजर बोलते थे उसको. मोबाइल से पहले बहुत थोड़े टाइम के लिए आए थे. मोबाइल तो आया था 97 98 में, उससे पहले 95 96 में मान लो पेजर आए थे. पेजर लोग यहाँ टांगते थे अपने बेल्ट के ऊपर, छोटा सा होता था, इतना था. उसमें सिर्फ मैसेज आते थे, कॉल नहीं होती थी, सिर्फ मैसेज आया करते थे. तो एक कंपनी ने पहले पेजर बनाए, लेकिन ये रियल हुआ था. ऑडिटर ने कहा था सब कुछ सही है, लेकिन एकदम मोबाइल फोन जैसे ही आए पेजर बर्बाद हो गए, पेजर बंद हो गए. मोबाइल फोन का एक नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ, जिसकी वजह से पुराने प्रोडक्ट्स एंटिटी बंद होगी. शेयर होल्डर की शिकायत है कि ऑडिटर ने नहीं बताया था कि ऐसा कभी होगा. कि ऑडिटर फ्यूचर पे गारंटी दे सकता है बेटा या नहीं दे सकता? अब आपसे मेरा क्वेश्चन है, यहां तक तो मुझे लगता है मुझे कौन सा पॉइंट एक्सप्लेन करना चाहिए, लेकिन ना आगे जाके इन्होंने मेरे को कंफ्यूज कर दिया. अमित कह रहे लिस्ट आउट द फैक्टर्स गिविंग राइज टू इनहेरेंट लिमिटेशन ड्यू टू विच ऑडिटर प्रोवाइड अ गारंटी. मई 24, ये क्वेश्चन 5 नंबर में आया. अब जब फैक्टर्स बोले और गिवन कंटेक्स्ट की बात नहीं करी, जैसे आरटीपी वाले क्वेश्चन में उन्होंने लास्ट में बोला था हिंदी गिवन कंटेक्स्ट, यहां इन्होंने गिवन कंटेक्स्ट की बात नहीं करी. तो कितने लोग कहते हैं सिर्फ फ्यूचर इवेंट लिखेंगे, और कितने कहते हैं फ्यूचर इवेंट को डिटेल में लिख देंगे और बाकी चारों को थोड़ा थोड़ा लिख देंगे? ऑप्शन सेकंड पे जाना चाहिए. क्या बात क्लियर है? देखते सजेस्टेड आंसर. देखो सजेस्टेड ने भी क्या नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को समराइज कर दिया.
नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर को थोड़ा एलैबोरेट कर दिया, इन्वेस्टिगेशन भी लिखा, टाइमलीनेस भी लिखा, और फिर एंड में क्या लिखा? फ्यूचर इवेंट। बोलो बेटा, क्या इन्होंने भी सारे लिखे? कैसे पता लगा? कंफ्यूज नहीं होना, कैसे पता लगा? सब बच्चे इस क्वेश्चन में एंड में, चलो यहां जब बोल रहा था ऑडिटर रीजनेबल अश्योरेंस नहीं दे सकता, तो उन्होंने बोला इन दी कंटेक्स्ट ऑफ। यहां मुझे क्लियरली पता लगे जब वो गिवन सिचुएशन की बात कर रहा है तो यहां तो कोलूजन का पॉइंट एलैबोरेट करना है, और कोई पॉइंट लिखने की जरूरत ही नहीं है। बट यहां पे इसने ऐसा नहीं बोला था। क्या बात क्लियर है? या इसने जब फैक्टर्स बोला, फैक्टर में तो एक फैक्टर थोड़े ना, 5 फैक्टर है, मैं सारे लिख दूंगा। बताओ जी, क्या क्वेश्चन समझ आया? मई 24 वाला भाई, आवाज नहीं आई? लाल जी भाई, ये मॉड्यूल में बड़ा, ये मॉड्यूल का इलस्ट्रेशन है, पढ़ के आना लाल जी भाई का क्वेश्चन। लालजी भाई को क्या लग रहा है? सेफ है। वो क्या सोच रहे हैं? कैसी एश्योरेंस सोच रहे हैं? क्या लालजी भाई सही चल रहे हैं, गलत चल रहे हैं? लालजी भाई कमन फास्ट, जल्दी बोलो। लालजी भाई, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखी है आपने? उनके बेसिस पे आपको लग रहा है कि आपका पैसा सेफ है, डूबेगा नहीं। ऑडिटेड रिपोर्ट्स कभी भी एब्सोल्यूट एश्योरेंस कैसी एश्योरेंस देती हैं? भाई आवाज नहीं आई? ये देखो, ये तो सीधा क्वेश्चन है मॉड्यूल का, पढ़ लो जी। यहां इन्होंने सिर्फ कौन सा पॉइंट पूछा है? हाँ जी, ये हो गया था। चलो, मेरा नोट, ये बुक से पढ़नी है, अभी पढ़नी है बुक से, या पढ़ लोगे घर पे जाके? जैसे आपका मन करे, अभी पढ़नी है? अभी नहीं पढ़ाऊंगा मैं, अभी आपकी शक्लें नहीं कह रही कि अभी पढ़नी है, आपकी बॉडी लैंग्वेज अलाउ नहीं कर रही। हाँ जी, चलें जी नेक्स्ट टॉपिक पे। अरे जाग रहे हैं? हाँ जी, मेरा तो बहुत मन करता है व्याव सर को बोलूं, व्याव सर ऑडिट की क्लास को 1.5 घंटे की कर दो, सफिशिएंट होती है 1.5 घंटे की क्लास। 2 घंटे तक बच्चों को बेचारों को रगड़ के रखना है ना, है ना, है ना? नहीं सर, 2 घंटे की रखो बेटा। कोई मुझे बता सकता है टेंटेटिव टाइम के टैक्स कब तक खत्म हो जाएगा ग्रुप 1 का? टैक्स वाले सर ने टाइम दिया कोई? एफएम वाले सर ने? साढ़े 3 महीने। तो मैं भी उन्हीं के साथ साथ चलूं? मुझे ये है कि जब टैक्स और एफएम खत्म हो तो ऑडिट भी साथ में खत्म हो जाए, ऑडिट के लिए स्पेशली ना आना पड़े, मैं ये चाहता हूँ। ठीक है, सोच उनसे पहले तो खत्म नहीं मैं अश्योरेंस दे सकता होगा, वो तो डिपेंड तुम्हारे पे करेगा। तो मैं जितना जल्दी समझ आता जाएगा, जल्दी खत्म होता जाएगा। क्या बात क्लियर है? चलें जी नेक्स्ट हेडिंग पे। कोई बच्चा हेडिंग बताएगा कौन सी आई? सब बच्चे अब मुझे एक बात का जवाब देंगे बोर्ड पे। बेटा अब शादी करा देते हैं किसी की। हाँ जी, किसकी कराएं? चलो इस बच्ची की, प्यारी सी बच्ची की करा देते हैं। क्या नाम है बेटा आपका? अनुष्का। शादी का शौक है? नहीं अभी नहीं है सर, बनूंगी तब होगा ना। चलो अनुष्का, मुझे एक बात बताओ, शादी से पहले बिफोर मैरिज फंक्शन, ओए कुछ और नहीं सोचना, हाँ बिफोर मैरिज फंक्शन, बेटा सब मुझे बताओ अनुष्का, क्या शादी के फंक्शन की बात हो रही है? वी आर टॉकिंग अबाउट शादी का फंक्शन, एवरीथिंग इज डिसाइडेड। फंक्शन शादी से पहले सारी चीजें डिसाइड होती हैं, जैसे कि सब बच्चे बताओ, वेन्यू, शादी कहां पे करनी है, हलवाई कौन होंगे, आवाज नहीं आई, बजट क्या रखना है, भाई आवाज नहीं आई, शादी के कार्ड कहां से बनेंगे, हाँ जी, लड़के लड़की की ड्रेस कहां से आएगी, बजट क्या होगा, किस किस को इनवाइट करना है, और बोलो, दूल्हे को, दूल्हा कहां से लाऊं, फंक्शन है, लड़का सिलेक्ट हो चुका है, फंक्शन है, एवरीथिंग इज डिसाइडेड, वेन्यू, फूड, बजट, शादी के कार्ड बनवा लिए, ड्रेस हो गई, इनविटेशन हो गया, हाँ जी, वो स्वीट्स वगैरह कहां से आएंगी, ड्राई फ्रूट वगैरह कहां से आएगा, सब कुछ डिसाइड करा जाता है। क्यों बेटा? अनुष्का आप बोलो। ये सब कुछ शादी के फंक्शन से पहले डिसाइड हो जाता है। लड़की के पिताजी, लड़की का भाई, ये चीजें पेपर पे बैठ के डिसाइड कर रहे होते हैं। बताओ क्यों करते हैं बेटा? हाँ जी, ताकि कोई चीज मिस ना हो जाए, कल को लड़के लड़की वालों के बीच में किसी चीज को लेके कोई डिस्प्यूट या फाइट तो ना हो जाए। भाई उनसे भी तो हो सकती है,
वेन्यू हमने कौन सा सिलेक्ट करा उन्हें दिखाएंगे, बताएंगे जी हमने वो वाली जगह सिलेक्ट करी, प्रॉब्लम तो नहीं है। वो कह रहे जी नहीं प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा है जी हम 500 लोग ही इनवाइट कर सकते हैं आपके और हमारे मिला के, प्रॉब्लम तो नहीं है। वो कह रहे हैं जी नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। खाना वेज रहेगा जी, जैन्स अब जैन हो आप लोग, आप क्या हो, शर्मा पंजाबी हो, पंडित हो, हाँ पंडित हो, तो पंडितों वाला के हिसाब से खाना रहेगा, कोई भी नॉन वेज की चीज़ नहीं होगी। लहसुन प्याज अलाउड, हाँ लड़के वालों से पूछा, लड़के वाले कह रहे हैं हाँ जी ठीक है ठीक है, हाँ जी बजट तो उनको नहीं बताना, हाँ जी आपके लड़के की ड्रेस हम मान्यवर से ले देंगे आपको, और आप हमारी लड़की को लहंगा भी मान्यवर से ले देना, चलिए ठीक है। डब्बे हम आपको हल्दीराम के देंगे सारे के सारे। वो कह रहे जी ये तो तकलीफ क्यों कर रहे हो आप, अरे ड्रामे करते तकलीफ क्यों कर रहे हो, ऐसे बोल के। हाँ दहेज को भी जोड़ें साथ में, चलिए 21 लाख रुपए आपको नगद देंगे, साथ में एक कार देंगे आपको, लड़की को 200 ग्राम गोल्ड देंगे, महंगा बहुत है जी गोल्ड आजकल, एक फ्लैट दे देंगे, रोहिणी में फ्लैट पड़ा है, एक फ्लैट दे देंगे बेटे, प्लॉट नहीं, गुज्जर नहीं है, गुज्जर नहीं है, जर में है ना, जाट या गुज्जर नहीं है कि प्लॉट देंगे, ठीक है। मेरा डाउट अभी बोलो, क्या बात क्लियर है? ये चीजें पहले क्लियर क्यों की जाती हैं अनुष्का, ताकि कल को कोई डिस्प्यूट्स ना हो। क्या आपको बात समझ आई अनुष्का? जहां मैं ऐसे फालतू एग्जांपल लाता हूं ना, अटेंशन लेवल यहां पहुंच जाता है, मैं मजाक नहीं कर रहा आपको, अटेंशन लेवल यहां पहुंच जाता है। और जहां मैं किताब पे जाता हूं वापस, आप बिलीव करोगे, जब मैं आपकी बॉडी लैंग्वेज ऑब्जर्व नहीं कर रहा, जब मैं इस पे होता हूं, इस पेज पे, और इसको जब मैं टैब पे यहां आता हूं ना, आप देखा करो बच्चों की निगाहें बोर्ड पे आ जाती है, और जब बुक खुली होती है ना, कोई इधर देख रहा है कोई उधर देख रहा है, ऐसा क्यों? अब आप इसी एग्जाम्पल को, अनुष्का की शादी को इससे जोड़ना, एंगेजमेंट। अब आप ध्यान से सुनना, एंगेजमेंट मीन्स अरेंजमेंट टू डू समथिंग। एंगेजमेंट का मतलब क्या होता है? कोई काम करना। हाँ जी सब बच्चे बताओ, ऑडिट के कंटेक्स्ट में एंगेजमेंट का मतलब क्या है? ऑडिटर को फॉर्मली एग्री करना। ऑडिटर आप हमारा ऑडिट कर दोगे, कौन दो लोग बैठ के एग्रीमेंट कर रहे हैं दोस्तों बताना? ऑडिटर और क्लाइंट, अंडर विच ऑडिटर एग्री टू प्रोवाइड, एंगेज किया ऑडिटर को, मतलब हायर किया, आजा भाई सर्विस दे दे हमें, कह रहे मैं आ रहा हूं दोस्तों, इसके लिए हम और वो बैठ के आपस में क्या बनाएंगे? एक लेटर। कोई बच्चा बताएगा एंगेजमेंट लेटर इज सिमिलर टू वेडिंग प्लानिंग। जैसे प्लानिंग में सब चीजें पहले ही डिसाइड हो जाती है ताकि कल को कोई डिस्प्यूट ना आए, ऐसे एंगेजमेंट लेटर नाम का एक लेटर तैयार होता है, उसमें सब कुछ लिख दिया जाता है ताकि कल को ऑडिटर या मैनेजमेंट में से कोई कमन फास्ट कोई कलेश ना करे। सर आपने वेन्यू कार्ड बनवाया था, एक बार एंगेजमेंट लेटर बनवाना, सब बच्चे मेरे साथ बनवाएंगे एंगेजमेंट लेटर, क्या ऑडिटर अपना ऑब्जेक्टिव क्लियर कर देगा कि देखिए जी मैं एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दूंगा, मैं आपको कौन सी एश्योरेंस दूंगा? क्या बात क्लियर है? नेक्स्ट सवाल, मेरा ऑब्जेक्टिव अपनी एस्पेक्ट्स बता देगा, मैं आपका सब कुछ सारी चीजें कवर करूंगा आपकी, मैं आपके डिस्क्लोजर्स वेरीफाई करूंगा, रिलायबिलिटी वेरीफाई करूंगा, मुझे प्रीवियस ईयर के ऑडिटर्स की भी रिपोर्ट देखनी होगी, मुझे बैंकर से भी आपके बात करनी होगी, आपको इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? सारी बातें वो मैनेजमेंट से पहले क्लियर करेगा, ऑडिट लेने से पहले, ताकि कल मैनेजमेंट कह रही है ऐसा है ऑडिटर, आप ना हमारी थर्ड पार्टी जो क्रेडिटर्स है आप उनसे बात मत करना। क्यों? ऑडिटर उनसे लड़ाई चल रही है, कोर्ट में केस चल रहा है, केस दिखा देंगे हम आपको, उनसे बात करोगे आपको उल्टा जवाब देंगे, अभी उनसे बात मत करना। ये बातें कब हो रही हैं? सारी बातें ऑडिट की, आवाज नहीं आई, ऑडिट की स्टार्टिंग में। बोलो जी क्या क्लियर है? ये चीजें, एक लेटर बनेगा, लेटर का नाम क्या होगा दोस्तों? बोलो ऑडिट, फास्ट ऑडिट एंगेजमेंट लेटर। कौन बनाता है ये लेटर? कौन लिखता है इसमें सारी बातें? देखो ओरल में दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं, लिख लेता है ऑडिटर, ऑडिटर लिख के अपने भी साइन करता है दोस्तों बोलो, और मैनेजमेंट से भी साइन करवाता है। इससे कल को कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, अब इसमें नहीं लिखा था कि ब्रांच का ऑडिट भी होना चाहिए, ऑडिटर ने कंपनी का ऑडिट कर दिया, ब्रांच का नहीं किया, जल्दी बोलो। मैनेजमेंट बोल रही है अपने ब्रांच का क्यों नहीं किया? कहता सर मेरे लेटर में कहां लिखा था कि मैं ब्रांच का करूंगा? क्या मैनेजमेंट चिल्ला सकती है या नहीं चिल्ला सकती? सर अगर ब्रांच का करना था तो मुझे स्टार्टिंग में बताना चाहिए था ना सर। यही इसीलिए लेटर बनता है। द पर्पस ऑफ एक्सटर्नल ऑडिट एंगेजमेंट। सब बच्चे बताओ एक्सटर्नल का मतलब पता है? एक्सटर्नल ऑडिट ये एंगेजमेंट है, हमें हायर किया जा रहा है, हमारा काम क्या होता है? यूजर्स का कॉन्फिडेंस। भाई आवाज नहीं है, यूजर्स का कॉन्फिडेंस क्या करना होता है दोस्तों बताना? बढ़ाना होता है।
सच एंगेजमेंट्स आर ऑल्सो कॉल्ड, ऑडिट एंगेजमेंट का एक और नाम होता है दोस्तों, बताना। इन इंडिया कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू गेट देयर अकाउंट्स ऑडिटेड बाय, सिर्फ कंपनीज का ऑडिट होता है या नॉन कंपनीज का भी ऑडिट होता है? व्हाट इज नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज? सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप फर्म्स, इनका भी ऑडिट होता है, बट इनकी चॉइस होती है, ये लोग करवाना चाहे तो करवा सकते हैं। कंपलसरी नहीं होता फर्म्स और सोल प्रोप्राइटर के लिए ऑडिट कराना। कंपलसरी सिर्फ किसके लिए होता है दोस्तों, बोलो भाई, आवाज नहीं आई? हाँ जी, मेरा डाउट। सब बच्चे बताओ, क्या आपको ये पॉइंट क्लियर है? बच्चे मैंने तो ये यहीं से पढ़ा दिया आपको, आप देखना ये बुक में कम है, समरी में ज्यादा है। बुक में कम है, यहां पे ज्यादा है। क्या बात क्लियर है? मेरा सवाल, लो जी, क्या छोटा सा टॉपिक समझ आ गया? ये बहुत ही लड्डू टॉपिक जो एग्जाम में बहुत आता है, सोच रहा हूं करा के आज की क्लास को बंद कर दूं, बाकी आप जैसे ठीक बोलो। बहुत लड्डू टॉपिक है, अगर सच बोलूं मैं ना पढ़ाऊं, खुद भी पढ़ोगे समझ आ जाएगा, लेकिन आप कहोगे तो मैं करा दूंगा, मना करोगे तो नहीं कराऊंगा। जैसे आप 5-7 मिनट 40 पे मैं शुरू करता हूं, 12-20 पे मैं छोड़ दूं, 10 मिनट पहले शुरू लेट करता हूं, 10 मिनट पहले छोड़ दूं, क्या बढ़िया बात है, क्या बढ़िया बात है। कोई नहीं, शुरू की क्लासेस है, ये तो लॉ के बच्चे इन्हें याद है, जब मैं अपने फ्लो में आऊंगा तो फिर एक्सटेंड भी होती है कभी कभी क्लास, है ना। मेरा डाउट, अभी तो कोई बात नहीं, सब बच्चे मेरी हेल्प करेंगे। मेरा डाउट मैं नहीं बोलूंगा, मैं आपसे सब बच्चे बताओ, पहला ऑडिट का पहला एडवांटेज, फास्ट हाई क्वालिटी इंफॉर्मेशन। इसका मतलब क्या है? ऑडिट होने के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या बन जाती हैं? ऑडिटेड। बताओ किसकी क्वालिटी ज्यादा है, अनऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की या ऑडिटेड? बताओ, इससे शेयर होल्डर का इंटरेस्ट सेफ गार्ड होता है। बताओ क्या मतलब? ऑडिटर ने ऑडिट करके अगर बोल दिया सब कुछ सही है, तो जिनका पैसा कंपनी में लगा है क्या वो सेफ माना जाएगा? उन लोगों को सेफ गार्ड रहेगा, शुक्र है हमारा पैसा सेफ है क्योंकि ऑडिटर कह रहा है सब कुछ सही है। किसकी चेकिंग हो जाती है दोस्तों, बताओ? एम्प्लॉइज की। मैं इसको इलैबोरेट करता हूं मजाक से। बेटा, ट्रैफिक सिग्नल पे ट्रैफिक पुलिस वाला खड़ा है, उसका क्या रिलेवेंस है? सब बच्चे बताओ, उसको इस पॉइंट से जोड़ना आपको 1 मिनट में क्लिक कर जाएगा। ट्रैफिक सिग्नल पे ट्रैफिक पुलिस वाला खड़ा है, दोस्तों बताओ क्या इससे जितने भी लोग ट्रैफिक सिग्नल पे खड़े हैं, स्कूटी, बाइक, कार में, क्या उनमें डिसिप्लिन आ जाएगा पुलिस वाले को देख के? आवाज नहीं आई? डिसिप्लिन का मतलब क्या लोग जंप मारेंगे या खड़े हो जाएंगे? यस। ट्रैफिक पुलिस में ना अगर सिग्नल पे खड़ा हो ना, तो ट्रैफिक लोगों में, कार स्कूटी वालों में क्या आ जाता है? डिसिप्लिन। अब इसे ही ऑडिट में लेके आना। अगर ऑडिटर आएगा तो कंपनी के एम्प्लॉइज काम लापरवाही से करेंगे या वो भी डिसिप्लिन से करेंगे, ये सोच के कि ऑडिटर ने चेक करना है? उनमें भी डिसिप्लिन आ जाएगा, एम्प्लॉइज में भी। क्या मेरा एग्जांपल समझ आया बच्चों आपको? यही बात मैंने लिखा, पढ़ना। ऑडिट एक्ट एज अ moral check on employees and discourage them from committing उन्हें डर होगा कि ऑडिटर आएगा, डिटेक्ट कर लेगा, हमारा फ्रॉड पकड़ लेगा, तो इस डर से फ्रॉड करेंगे या डिसिप्लिन में आ जाएंगे? डिसिप्लिन में आ जाएंगे। मुझे पेज टर्न नहीं करना, सब बच्चे मेरी हेल्प करो। पहला, ऑडिटेड अकाउंट्स क्या प्रोवाइड करते हैं दोस्तों, बोलो? सेकेंड, ऑडिटर किसको किसको कहते हैं डरो मत तुम्हारा पैसा सेफ है? 100% सेफ है या ऑलमोस्ट? भैया सेफ है। वो क्वेश्चन अभी पढ़ा था ना आपने, लालजी भाई को लग रहा था कि मेरा पैसा कभी डूबेगा ही नहीं। साहब मैं रीजनेबली कह सकता हूं आपका पैसा डूबेगा नहीं, बट मैं एब्सोल्युटली नहीं कह सकता। सब बच्चों ये तीनों पॉइंट्स खुद, ये तो मैंने पढ़ा दिया, ये दोनों खुद पढ़ के आना। जल्दी पढ़ लोगे तो फाइंड अप कर दूंगा। कंपनी, ये सेकंड पॉइंट में देखना, शेयर होल्डर कंपनी को चलाते नहीं है, चलाता कौन है? कंपनी को चलाता कौन है? तो शेयर होल्डर को एक मैकेनिज्म चाहिए, मतलब एक तरीका चाहिए जिससे वो जज कर सके कि अकाउंट्स रिलायबल हैं या नहीं है। और कौन बताएगा कि अकाउंट्स रिलायबल हैं या नहीं है? ऑडिटर बताएगा। बोलो बच्चे, इस पेज के तीनों पॉइंट्स क्लियर है? पहला पॉइंट, हाई क्वालिटी, क्योंकि ऑडिटेड अकाउंट ज्यादा रिलायबल है। क्या ग्लोबली भी उन्हें माना जाता है? मतलब रिकॉग्नाइज स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बन रहे हैं, तो स्टैंडर्ड्स के हिसाब से अगर ऑडिट हो रहा है तो क्या दिक्कत है? चलो जी, अगले 4, 5, 6, 7 पे
मजा आएगा अगर आप समझाओगे मुझे। जयंत माइक दियो बेटा। नहीं जयंत से नहीं पूछ रहा, माइक लाना बच्चे। फोर्थ पॉइंट सब बच्चे पढ़ो, माइक किसी को भी दिया जाएगा। हाँ कोई है, माइक है? डरना नहीं है, डरना नहीं है। बच्ची को तो वो जो ग्रीन में बैठी है बेटा। हाँ प्राची, फोर्थ पॉइंट समझाना। सर डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्सेस, इसके अंदर मतलब ये होगा कि जो ऑडिटर है वो पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अच्छे से एनालाइज करेगा और क्या कहते हैं अच्छे से प्रॉफिट निकल जाएगा, तो प्रॉफिट अच्छे से होगा तो टैक्सेस भी वो अकॉर्डिंगली सही ही डिटरमाइन होगा। बेटा इसको इस लाइन से जोड़िए, बिल्कुल सही बोला तूने। सर गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ के लिए इसलिए हेल्पफुल होगा क्योंकि जैसे कि मान लो कोई कंपनी में गड़बड़ हुई है जिसकी पेनल्टी फाइन्स वगैरह देने में भी यूज़फुल रहेगा। बिल्कुल ठीक बोला। क्या मैं बोल सकता हूँ ऑडिटर ने अगर बोल दिया प्रॉफिट 100 करोड़ और ऑडिटर के साइन है, तो क्या डिपार्टमेंट मानता है कि प्रॉफिट गलत कैलकुलेटेड है या डिपार्टमेंट मानता है कि सही कैलकुलेटेड होगा? अब टैक्स का रेट 20% है, क्या डिपार्टमेंट सीधा इस पर टैक्स कैलकुलेट कर लेगा या डिपार्टमेंट खुद बैठ के प्रॉफिट की रिकैलकुलेशन करेगा? डिपार्टमेंट मान लेता है कि प्रॉफिट की कैलकुलेशन जो ऑडिटर ने करी है वो बिल्कुल सही है। यानी इनकम टैक्स अथॉरिटी, जीएसटी अथॉरिटीज भी ऑडिटर के काम पे विश्वास करते हैं। अगला पॉइंट कौन समझाएगा? पढ़ के आओ, बहुत आसान है। मैं जो लाइन अंडरलाइन कर रहा हूं मुझे इसके कंटेक्स्ट में एग्जांपल समझाना। समझाओगे? साथ वाले को इसको देना माइक। हाँ बेटा बोल। ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट हेल्प करती है लेंडर्स और बैंकर्स को क्रेडिट डिसीजन लेने में कि मनी लैंड करना है या नहीं करना। बिल्कुल। बैंकर भी किसी कंपनी का लोन उसके क्या देख के देता है? क्या ये सब यूजर्स हैं जिनके बारे में पढ़ रहे हो? गवर्नमेंट भी यूजर है, बैंकर्स भी तो यूजर्स हैं। किसी कंपनी को लोन चाहिए तो उसके ऑडिटेड अकाउंट्स पहले चेक किए जाते हैं, सही हैं, उसकी क्रेडिट पोजीशन सही है तभी लोन दिया जाएगा। यस और नो? अगर ऑडिटर लिख दे रिपोर्ट में कि कंपनी की क्रेडिट पोजीशन ठीक है तो बैंक लोन इजीली दे देते हैं। पॉइंट नंबर 6, क्या लड्डू पॉइंट है? क्या ऑडिटर कंपनी को फ्रॉड एरर ढूंढ के दे देता है? हाँ ऑलमोस्ट या 100%? चलो शुक्र है। क्या ऑडिटर कंपनी का इंटरनल कंट्रोल भी देखता है? हाँ जी। और अगर उसे लगता है कि कोई चीज़ ठीक नहीं है, एग्जाम्पल कैमरा लगे तो है बट वो चल ही नहीं रहे, तो क्या वो बता देता है कि भैया आपका इंटरनल कंट्रोल है तो सही बट वो उसमें कुछ डिफिशियंसीज हैं? सिक्योरिटी गार्ड है बट एम्प्लॉइज उसको आंख मार के चुपचाप निकल जाते हैं, क्या ऑडिटर ये बात ऑब्जर्व करता है? क्या ये बात बता देगा मैनेजमेंट को कि आपके आईसीएस में कमियां हैं? क्या लड्डू से पॉइंट्स है, इनमें क्या टाइम वेस्ट कराओगे मेरा आप? बोलो, अरे जोर से बोलो। हाँ जी, मेरा डाउट लो जी, आज की क्लास में हमने यहीं पे होल्ड कर दिया। अगर आप 1 मिनट अलाउ करोगे तो मैं क्विक रिकैप करा दूंगा क्लास को बंद कर देंगे। क्लास शुरू हुई थी लिमिटेशन से। ऑडिट में एब्सोल्यूट एश्योरेंस पॉसिबल नहीं है। कौन सी पॉसिबल है? रीजनेबल, क्योंकि ऑडिट की अपनी इनहेरेंट 5 लिमिटेशन है। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की प्रॉब्लम है। सेकंड, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर है। थर्ड, टाइमलीनेस का पॉइंट है। चौथा, ऑडिट इन्वेस्टिगेशन नहीं होता। पांचवा, फ्यूचर इवेंट्स। इन वजह से ऑडिटर इनहेरेंट लिमिटेशन है। उसके बाद हमने पढ़ा एंगेजमेंट। हमें हायर किया जाएगा तो उसे बोलते हैं एंगेजमेंट। ठीक है, एंगेजमेंट जब भी होगी एक लेटर बनाना है ताकि कल को कोई मिसअंडरस्टैंडिंग वगैरह। लेटर का नाम क्या होगा? कोई बच्चा बताएगा? ऑडिट बेनिफिट्स बताइए। ऑडिटेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की क्वालिटी ज्यादा होती है। सेकंड सवाल, शेयर होल्डर्स को भरोसा होता है, अगर ऑडिटर कह रहा है सब कुछ सही है तो वो मान लेते सब कुछ सही है। थर्ड सवाल, एम्प्लॉय डिसिप्लिन में काम करेंगे। चौथा सवाल, गवर्नमेंट अथॉरिटी विश्वास कर लेगी प्रॉफिट सही है। नेक्स्ट सवाल, बैंक विश्वास कर लेंगे पोजीशन ठीक है। फ्रॉड एरर ढूंढ के ऑडिटर बता देगा। और इंटरनल कंट्रोल सिस्टम सही है या नहीं, उसमें कोई कमी है ऑडिटर ये भी बता देगा। तो लो जी, यहाँ पे आके हम लोगों ने कमन फास्ट आज की क्लास को बंद किया। आज का होमवर्क दिया जाए कोई क्वेश्चन? कल का होमवर्क, आज का होमवर्क, 2 क्वेश्चन भेजूंगा अभी ग्रुप में, कर रहे हैं आपने। ठीक है, चलिए आज के लिए स्टॉप करते हैं। बाय बेटा।